नमस्कार दोस्तों, हिंदी नॉवल स्टोरी एक्सप्लेनर में आपका हार्दिक स्वागत है, जहां हर पन्ना एक नई कहानी और हर कहानी एक नया अनुभव लेकर आती है। यहां आपको सिस्टम, रोमांस और मैजिक की अनोखी कहानियां मिलेंगी। तैयार हो जाए इस शानदार सफर के लिए। अध्याय 92। सहकर्मी हैरान। राघव मल्होत्रा और यान हमेशा प्रेमी हैं। ये बहुत शक्तिशाली है बेबी, मीरा गुप्ता ने फोन के दूसरी तरफ खुशी से चिल्लाते हुए कहा। अब बताओ, क्या हो रहा है? क्या तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा हमेशा लियू शियाहुई की तरह नहीं रहते थे, जो चुपचाप बैठे रहते थे? अचानक तुमने पहल क्यों की? बेबी, क्या तुम मेरी पीठ पीछे कुछ सीख रही हो? चाल मेरे पास नहीं है टिल्डा, मैंने कहा। चलो तुम रोमांस उपन्यास कम पढ़ो। हकीकत में इतना पेचीदा प्यार कैसे हो सकता है टिल्डा? मैंने कुछ नहीं किया, मैंने बस सबके सामने उससे अपना इकरार किया और खुद को दिखाया। ये बस मेरा दिल है टिल्डा, सार्वजनिक रूप से कबूलनामा। हे भगवान, जुए तुम बहुत अच्छी हो। गाय, अगर मैं ऐसा करना चाहूं तो भी मैं ऐसा नहीं कर सकता। मीरा गुप्ता इसकी प्रशंसा नहीं कर सकती थी। उन्हें इशिता मल्होत्रा की आधी हिम्मत भी नहीं जुटानी पड़ी, और न ही अपनी मूर्ति की ऑटोग्राफ वाली तस्वीर मांगने की हिम्मत जुटा पाएंगी टिल्डा। जाहिर है, जब वे दोनों सप्ताह के दिनों में एक साथ होते हैं तो वह अपने मुंह से सबसे उग्र होती है। उसका कोई प्रेमी नहीं है। जब प्रेम इतिहास की बात आती है तो वह सही है। वास्तव में वह एक सपने देखने वाली है जो कागज पर सैन्य मामलों के बारे में बात करती है। ऐसा लगता है कि पुरुष देवताओं का पीछा करने और प्यार में पड़ने के मामले में उन्हें अभी भी इशिता मल्होत्रा से सीखना है। उन्होंने विस्तार से पूछा कि क्या हो रहा है, और इशिता मल्होत्रा ने कल रात भोज में जो कुछ हुआ था वह सब बता दिया। मीरा गुप्ता की बात सुनकर वह चौंकते हुए बोली, बेंगक्सू, क्या तुम्हें यकीन है कि तुम्हारे मिस्टर मल्होत्रा एक साधारण परिवार में जन्मे एक साधारण कॉलेज ग्रेजुएट हैं? मैं जितना ज्यादा सुनती हूँ मुझे उतना ही कुछ गड़बड़ क्यों लगती है। जरा सोचिए, आपके मिस्टर मल्होत्रा वाकई में क्या बना सकते हैं? इतनी हाई टेक चीज के साथ मेरे दिमाग में अभी भी अल्ट्रामैन के छोटे राक्षसों से लड़ने की अवधारणा है। और कल रात आपके पति की रेसिंग स्किल्स बेहतरीन थीं। शूटिंग का स्तर भी इतना ऊंचा है। क्या यह अभी भी एक साधारण व्यक्ति है? मुझे साधारण की परिभाषा पर लगभग संदेह है। इशिता मल्होत्रा ने इसके बारे में सोचा। राघव मल्होत्रा के पास कई उत्कृष्ट फायदे हैं जो कि उनके द्वारा पहले देखी गई जानकारी के समान नहीं है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। यह एक अच्छी बात है टिल्डा, वह वास्तव में मेरे विचार से बहुत अलग है, लेकिन ये सभी बोनस पॉइंट हैं। मुझे उम्मीद नहीं थी कि वह इतना शक्तिशाली होगा। कल रात मैं भी सुपर आश्चर्यचकित था टिल्डा। जब इशिता मल्होत्रा ने ये शब्द कहे तो उसका लहजा मुश्किल था। खुशी और गर्व को छिपाएं। फोन पर दूसरी तरफ मीरा गुप्ता भी अपनी दोस्त के लिए बहुत खुश थीं। बिल्कुल सही टिल्डा जुएर, मुझे लगता है कि राघव मल्होत्रा और तुम स्वर्ग में बनी जोड़ी हो। तुम दोनों एक शक्तिशाली संयोजन हो टिल्डा। मैं तुम्हारे पति से जल्दी मिलना चाहता हूँ टिल्डा, तो फिर जल्दी वापस आ जाओ। तुम वहाँ अकेली हो, घर नहीं जाना है क्या? भूल जाओ। जब मैं सोचती हूँ कि वापस जाने पर मेरी जबरदस्ती शादी करवा दी जाएगी तो मेरा सिर बड़ा हो जाता है। पर चिंता मत करो, मैं तुम्हारी शादी में जरूर जाऊंगी टिल्डा, मीरा गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने कहा, तो ये जल्द ही होना चाहिए टिल्डा। मैंने राघव मल्होत्रा के माता पिता से मुलाकात की है और आज रात मैं उसे रात के खाने के लिए घर ले जाने की योजना बना रही हूँ। जब दोनों माता पिता फिर से मिलेंगे तो शादी की बात लगभग तय हो जाएगी। इतनी जल्दी? जुआ, आप और राघव मल्होत्रा की प्रगति वास्तव में मेरी उम्मीदों से परे है, लेकिन हाँ, आप सभी अब घरेलू पंजीकरण पुस्तक पर एक व्यक्ति बनने जा रहे हैं और दोनों बच्चों ने भी अपना नाम बदल लिया है। आप असली हैं। परिवार टिल्डा जुआ, मैं तुम्हारे लिए बहुत खुश हूँ। तुम और राघव मल्होत्रा प्रेमी बन सकते हो और शादी कर सकते हो। मैं तुम दोनों को शुभकामनाएं देता हूँ टिल्डा। जब तुम शादी की तारीख तय करोगे तो मैं वापस जाऊंगा और तुम्हारी दुल्हन बनूंगा टिल्डा। खैर, बेशक मैं वापस आ गई हूँ। मेरी दुल्हन की सहेली कोई और नहीं बल्कि तुम ही हो। खैर, चलो तुम्हें नहीं बताते, राघव मल्होत्रा अभी भी बाहर मेरा इंतजार कर रहा है। अगर मैं लंबे समय तक बाहर नहीं जाऊंगी तो वह परेशान हो जाएगा। तस तस टिल्डा बेबी, क्या तुम अंदाजा लगा सकती हो कि मैं एक अकेली कुतिया के तौर पर कैसा महसूस करती हूँ? मैंने तुम्हें प्रेम रोग के बारे में बात करने के लिए बुलाया था, लेकिन मैंने कुत्ते का पूरा पेट भर खाना खा लिया। हम टिल्डा, मीरा गुप्ता ने वहां खड़े होकर असंतुष्ट होकर गुनगुनाया। इशिता मल्होत्रा मुस्कुराना बंद नहीं कर सकी और बोली, मैं भी इसे नियंत्रित नहीं कर सकती टिल्डा। आखिरकार मेरा दिल अभी बहुत मीठा है। हाँ टिल्डा, बहुत हो गया टिल्डा जुएर, तुमने सचमुच बहुत बुरा सीखा है टिल्डा। थोड़ा टिल्डा, हम जल्द ही मिलेंगे।
अलविदा टिल्डा। इशिता मल्होत्रा ने फोन रख दिया और जब वह हॉल में वापस आई तो उसने देखा कि राघव मल्होत्रा वहां दो बच्चों के साथ दो छोटी मधुमक्खियों का खेल खेल रहा था। सुबह होते होते उन्होंने सारी औपचारिकताएं पूरी कर लीं और दो नई घरेलू पंजीकरण पुस्तकें प्राप्त कर लीं। राघव मल्होत्रा खुद को उनकी सामग्री को पलटने से रोक नहीं पाए। पहला पेज मेरा अपना है और अगली रात इशिता मल्होत्रा की है। खुशियों से भरपूर महसूस करें। दोपहर होने को थी। परिवार रात के खाने के लिए घर चला गया। राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा ने अपने दोनों बच्चों को किंडरगार्टन भेज दिया और वे भी चावफान समूह में काम पर लौट आए। आज कार राघव मल्होत्रा चला रहे थे और दोनों साथ साथ आए। क्योंकि वे नवविवाहित यान एयर के युवा जोड़े थे इसलिए उन्होंने संदेह से बचने के बारे में नहीं सोचा, इसलिए दोनों एक साथ राष्ट्रपति के लिए लिफ्ट में गए। नीचे के कई कर्मचारियों ने, जो अभी अभी अपना लंच ब्रेक समाप्त कर रहे थे, ये दृश्य देखा और धीमी आवाज में चर्चा करने से खुद को रोक नहीं सके। क्या स्थिति है? क्या ये राघव मल्होत्रा नहीं है जिसका अभी अभी तबादला हुआ है? वह और मिस्टर यान राष्ट्रपति के लिए लिफ्ट में क्यों सवार हुए? अध्यक्ष के लिए लिफ्ट में आमतौर पर केवल इशिता मल्होत्रा ही अकेली होती हैं, यहाँ तक कि सचिव कार्यालय और विशेष सहायक रेखा भी साधारण लिफ्ट का उपयोग करते हैं। लेकिन अब राघव मल्होत्रा ने वास्तव में उस लिफ्ट का उपयोग किया। लगता है कि राघव मल्होत्रा और मिस्टर यान के बीच का रिश्ता साधारण नहीं है। भूल गए, राघव मल्होत्रा की शर्मिंदगी की वजह से सुपरवाइजर का तबादला हो गया था। उस दिन स्पेशल असिस्टेंट रेखा खुद राघव मल्होत्रा को लेने आई थीं। अब लगता है कि राघव मल्होत्रा की पीठ पीछे उनका साथ देने वाला हमारा प्रेसिडेंट यान ही है। टिल्डा आपने कहा, उनका रिश्ता क्या है? एक महिला कर्मचारी ने अस्पष्टता से पूछा। क्या आपको नहीं लगता कि राघव मल्होत्रा और मिस्टर यान का साथ में होना एक प्रतिभाशाली पुरुष और महिला के लिए एक स्वाभाविक जोड़ी की तरह है? यह उपस्थिति बस आसमान के खिलाफ है। टिल्डा बड़े आदमी ने उत्सुकता और सतर्कता से वहां दो लोगों को देखा और एक पुरुष कर्मचारी ने कहा, जरूरी नहीं। आप देख रहे हैं कि हालांकि वे एक साथ खड़े हैं, वे हाथ नहीं पकड़े हुए हैं। टिल्डा और ऐसा नहीं है कि हम कभी कुछ नहीं करते। क्या यह इन चीजों के बारे में है? कौन नहीं जानता कि श्री यान अपने करियर के लिए समर्पित हैं। ये पुरुष सहकर्मी निजी तौर पर इशिता मल्होत्रा को बहुत पसंद करता है, हर कोई यह जानता है, लेकिन वह निश्चित रूप से खेल में नहीं है, इसलिए हर कोई सप्ताह के दिनों में इस बात का मजाक उड़ाता है। अब जब वह इसके बारे में बात करते हैं तो बात थोड़ी कड़वी हो जाती है। महिला सहकर्मी ने अभी अभी मुस्कुराते हुए कहा, जियो झेंग, नाराज मत हो। ये ठीक इसलिए है क्योंकि मिस्टर यान हमेशा काम पर ध्यान केंद्रित करते हैं और विपरीत लिंग के साथ कभी भी कोई गैर कामकाजी संबंध नहीं रखते हैं, इसलिए अब यह अजीब है। आप देखिए, उन दोनों को इतने करीब खड़े देखकर मुझे लगता है कि राघव मल्होत्रा हमारे बॉस यान का बॉयफ्रेंड होना चाहिए। मैं सहमत हूँ। चलो शर्त लगाते हैं। मैं 100 युआन की शर्त लगाता हूँ। राष्ट्रपति यान और राघव मल्होत्रा के बीच कुछ गड़बड़ जरूर है। टिल्ड कट, तुम लड़कियां सती हो और हम, मिस्टर यान, सिर्फ दिखावे पर ध्यान नहीं दे रहे हैं। टिल्ड जियो जेंग ने नाखुशी से कहा। महिला सहकर्मी ने मुस्कुराते हुए कहा, किसने कहा कि राघव मल्होत्रा अपने चेहरे से जीता है? टिल्ड, उसने मेचा अनुसंधान विभाग में प्रवेश किया है और उसकी ताकत स्वाभाविक रूप से उत्कृष्ट है। टिल्ड, क्या आप जुआ खेल रहे हैं या नहीं? जियो जेंग, शर्त, मैंने 500 की शर्त लगाई है। उन पर शर्त लगाना निश्चित रूप से ठीक है। ठीक है टिल्ड, तो चलो शर्त लगाते हैं। टिल्ड, अध्याय 93 राष्ट्रपति यान राघव मल्होत्रा से अलग हैं। अध्याय 93 राष्ट्रपति यान राघव मल्होत्रा से अलग हैं। दोनों लिफ्ट में चढ़ गए। ऊपर जाने के बाद राघव मल्होत्रा मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट जा रहे थे और तब तक वे उसी बिल्डिंग में नहीं थे। इशिता मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और अचानक उसके दिल में थोड़ी सी हिचकिचाहट महसूस हुई। हालांकि यह केवल कुछ ही घंटे थे, लेकिन जब मैं राघव मल्होत्रा से नहीं मिल सका तो मुझे थोड़ा असहज महसूस हुआ। वह सचमुच अब एक पल के लिए भी राघव मल्होत्रा से अलग नहीं होना चाहती। जब वे ऊपर पहुंचे तो इशिता मल्होत्रा ने सक्रियता से कहा, मैं आपको वहां ले चलूंगी। राघव मल्होत्रा एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराए। ये तो बस एक गलियारा है, इतनी छोटी दूरी पर क्या मैं फिर भी खो जाऊंगा? इशिता मल्होत्रा की खूबानी आंखें थोड़ी मुड़ी और बोली, नहीं, मैं तो बस आपके दफ्तर में देखने के लिए जा रही थी। यह नया दफ्तर है और इसकी जिम्मेदारी असिस्टेंट सक्सेना की है। मुझे नहीं पता कि इसमें क्या चल रहा है, इसलिए जाकर देख लो। राघव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा, मानो उसके बहाने को समझ रहा हो। क्या ये छोटी लड़की खुद से अलग होने के लिए अनिच्छुक है? ऑफिस में ऐसी क्या खास बात है? इसके अलावा इसका लेआउट बहुत बढ़िया था और इशिता मल्होत्रा ने उस दिन इसे साफ साफ देखा था। और काम करने का स्थान घर नहीं है जब तक आपके पास बुनियादी कार्यालयीन चीजें हों। लेकिन वह खुद से इतनी चिपकी हुई है। राघव मल्होत्रा काफी खुश है। ठीक है,
तो फिर चलो साथ साथ चलते हैं। दोनों एक साथ मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट गए। ये पहली बार नहीं था कि यहाँ के सहकर्मियों ने देखा कि प्रेसिडेंट यान ने खुद राघव मल्होत्रा को भेजा था, लेकिन फिर भी वे काफ़ी हैरान थे। ये कहने की जरूरत नहीं है कि राघव मल्होत्रा की ताकत मजबूत है, लेकिन भले ही वह एक मजबूत कर्मचारी हो, वह राष्ट्रपति को हर दिन भेजने के लिए नहीं आने देगा। क्या ऐसा नहीं होना चाहिए? कर्मचारी कड़ी मेहनत करते दिखते हैं, लेकिन वास्तव में वे उन्हें कनखियों से देख रहे होते हैं। लेकिन जब वे कार्यालय में प्रवेश करते हैं और दरवाजा बंद होता है, तो वे यह नहीं देख पाते कि अंदर क्या चल रहा है। जितना अधिक ऐसा हुआ, मैं उतना अधिक जिज्ञासु होता गया और मुझे ऐसा महसूस हुआ जैसे किसी बिल्ली के बच्चे ने मेरे दिल को खरोंच दिया हो। जैसे ही इशिता मल्होत्रा राघव मल्होत्रा के कार्यालय में दाखिल हुई, वह इधर उधर देखने लगी। झांकते सहायक अभी भी बहुत विश्वसनीय है। राघव मल्होत्रा का कार्यालय बहुत बड़ा है और एक अलग विश्राम कक्ष और बाथरूम है, लेकिन इशिता मल्होत्रा को अभी भी लगता है कि यह पर्याप्त नहीं है। उन्हें हमेशा ऐसा लगता था कि ये चीज़ें बहुत संतोषजनक नहीं हैं, इसलिए उन्होंने इन्हें एक एक करके लिख लिया और योजना बनाई कि जब विशेष सहायक रेखा वापस जाएंगी तो वे इन्हें बदल देंगी। ये देखकर कि वह सचमुच यहाँ घूमने आई है, राघव मल्होत्रा ने एक गिलास पानी डाला। मेरी पत्नी, क्या तुम आशावादी हो? अपनी प्यास बुझाने के लिए थोड़ा पानी पी लो। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, पानी के गिलास से एक घूंट लिया और पूछा, क्या तुम्हें लगता है कि यहाँ सब ठीक है? क्या मुझे कुछ कमी लग रही है? मैं स्पेशल असिस्टेंट रेखा से इसे खरीदने के लिए कहूँगी। यहाँ कुछ भी कमी नहीं है, यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है। काम के लिए सब कुछ पूरा है और आराम करने के लिए एक जगह है। काम पर इस तरह का माहौल होना बहुत बढ़िया है। ठीक है, मैं समझ गया। इशिता मल्होत्रा ने आधा गिलास पानी पिया और कहा कि वह पहले वापस जा रही है, क्योंकि उसे पता था कि राघव मल्होत्रा काम में व्यस्त है और उसे खुद भी कुछ काम करने हैं, भले ही वह जाने के लिए अनिच्छुक थी। उसे बाहर जाते देख राघव मल्होत्रा अचानक उसके पास आया और पीछे से उसे धीरे से गले लगा लिया। पत्नी, दोपहर में खूब मेहनत करो, शाम को मिलते हैं। इशिता मल्होत्रा ने हल्के से सिर हिलाया, उसके मुंह के कोने पर मुस्कान छिपी नहीं रह सकी। जब वह बाहर गया तो कर्मचारियों ने देखा कि मिस्टर यान अच्छे मूड में थे। इशिता मल्होत्रा अपने कार्यालय लौटी और तुरंत झांग टेसुके को बुलाया। सहायक सक्सेना, अब मुझे आपसे कुछ काम करवाना है। सीईओ ने सुबह छुट्टी मांगी, जो कि अभूतपूर्व था। जैसे ही असिस्टेंट सक्सेना को पता चला कि उसे कुछ काम करना है, सहज ही समझ में आ गया कि काम पर कोई बड़ी घटना होने वाली है, और उसने पहले ही अपना टैबलेट निकाल लिया था और उसे रिकॉर्ड करने की तैयारी कर ली थी। लेकिन अगले ही पल मैंने अचानक इशिता मल्होत्रा को गंभीरता से कहते सुना, मैं अभी राघव मल्होत्रा का ऑफिस देखने गई थी और मुझे लगता है कि वहाँ कुछ चीज़ें हैं जिन्हें बदलने की ज़रूरत है। खैर मिस्टर यान, ये सभी चीज़ें नई खरीदी गई हैं। मिस्टर मल्होत्रा का एक विशेष दर्जा है, इसलिए मैंने हमारे गोदाम से कुछ भी नहीं लिया। वे सभी नए खरीदे गए कार्यालय फर्नीचर और सामग्री थे। कंपनी के गोदाम में बहुत सारा माल है। पुराने या सेवानिवृत्त कर्मचारियों द्वारा छोड़े गए डेस्क और कंप्यूटर कंपनी का माल है और नए कर्मचारियों के आने पर उनका इस्तेमाल किया जा सकता है। लेकिन राघव मल्होत्रा की अलग पहचान के कारण सहायक सक्सेना ने जानबूझकर नई पहचान खरीद ली। इसका उपयोग तो कुछ ही दिनों के लिए हुआ है, इसे क्यों बदला जाना चाहिए? मुझे पता है कि यह नहीं है, लेकिन मैंने इसे देखा और पहली नज़र में उसकी कुर्सी बहुत आरामदायक नहीं लगती। आप इसे बदल सकते हैं और अधिक महंगी वाली कुर्सी पा सकते हैं। इसमें चमड़े की सीट की आवश्यकता होती है और निश्चित रूप से यह आरामदायक होनी चाहिए जब आप हर दिन इतने लंबे समय तक बैठते हैं। ओह, उस कुर्सी की कीमत पहले से ही 3000 से अधिक है। एक साधारण कर्मचारी या उसी स्तर के शोधकर्ता के कार्यालय में ये केवल कुछ सौ या हजारों में ही होती है। लेकिन राष्ट्रपति ने कहा कि बदलो तो बदलो। सहायक सक्सेना ने इसे टैबलेट पर रिकॉर्ड कर लिया। और वह डेस्क, संगमरमर का शीर्ष बहुत कठोर है, इसलिए इसे महोगनी से बदलना बेहतर है। बीच वाले में थोड़ा कठोर चमड़ा जोड़ना बेहतर है, ताकि आप माउस और कीबोर्ड का उपयोग करते समय अपनी बाहों को अधिक आराम से रख सकें। मैंने देखा, उनके दफ्तर में एयर कंडीशनर नहीं है न? श्री यान, हमारी कंपनी के कार्यालय में आमतौर पर कोई अलग एयर कंडीशनर नहीं है, क्योंकि केंद्रीय एयर कंडीशनर की शक्ति मूल रूप से पर्याप्त है। पूरे समूह में केवल आपके कार्यालय में एक अलग कैबिनेट एयर कंडीशनर है। फिर इसे राघव मल्होत्रा को दे दो और एक लाउंज में और 2 और ह्यूमिडिफायर खरीद कर भेज दो। इशिता मल्होत्रा ने कहा। रेखा शर्मा ने ये सारी बातें एक एक करके लिखीं। मैंने पानी निकालने वाली मशीन नहीं देखी, वह कहाँ है? लाउंज में नल एक फिल्टर से सुसज्जित है और अंदर का पानी सीधे पीने का पानी है, जिसे गर्म भी किया जा सकता है। झांग टेसुके ने जवाब दिया।
फिर कार्यालय को एक अलग पानी डिस्पेंसर और कॉफ़ी मशीन से सुसज्जित करें, अन्यथा आपको कॉफ़ी पीने के लिए हर दिन पेंट्री में जाना होगा, जो बहुत परेशानी है। और लाउंज में बिस्तर, जिसे बदलने की ज़रूरत है। मिस्टर यान, वह बिस्तर एक बड़े ब्रांड का है और मैंने इसे 10,000 युआन से अधिक में खरीदा है। विशेष सहायक रेखा ने याद दिलाया। मुझे पता है, लेकिन यह एक सिंगल बेड है। मुझे लगता है कि लाउंज स्पेस काफ़ी बड़ा है। आप डबल बेड में बदल सकते हैं। मौजूदा ब्रांड ठीक है, इसमें कोई अलग अलमारी नहीं है, केवल एक हैंगर है। आप जाकर देख सकते हैं। अलमारी, वैसे जब आप इन्हें खरीदें तो इन चीज़ों पर ध्यान दें और पर्यावरण के अनुकूल सामग्री का उपयोग करें, क्योंकि इन्हें तुरंत लगाया जाएगा। सहायक सक्सेना ने ज्ञापन का एक पूरा पृष्ठ याद कर लिया और अपने मन में यह निंदा करने से न बच सका। मिस्टर यान मिस्टर मल्होत्रा के प्रति बहुत अच्छे हैं। चाओफान समूह बहुत समृद्ध है और श्री यान भी एक सुपर अमीर आदमी है, लेकिन वह सप्ताह के दिनों में इस तरह के खर्च के बारे में असाधारण नहीं है। यान हमेशा एक अमीर महिला है, लेकिन वह कभी भी विलासिता का पीछा नहीं करती है और उसके कार्यालय में सब कुछ आराम पर आधारित है। मेज़बान, चाहे कंपनी हो या खुद वह, हर पैसा खर्च करने की अवधारणा पर खर्च किया जाना चाहिए। नतीजतन, जब वह इस बार श्री मल्होत्रा से मिली तो उन्होंने वास्तव में एक अपवाद बनाया। लेकिन जरा सोचिए, श्री मल्होत्रा के कंपनी में भर्ती होने के बाद से श्री यान बहुत बदल गए हैं। श्री मल्होत्रा श्री यान के जीवन में अपवाद हो सकते हैं। झांग तैसुके ने अपना सिर उठाया और इशिता मल्होत्रा की ओर देखा, जो गंभीरता से निर्देश दे रही थी, और उसके चेहरे पर मुस्कान आ गई। मिस्टर यान, मिस्टर मल्होत्रा के प्रति बहुत दयालु हैं और मिस्टर मल्होत्रा खुद भी बहुत अच्छे हैं। मुझे लगा था कि मिस्टर मल्होत्रा धीरे धीरे सीखने के लिए कंपनी में आएंगे, लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि उनमें मेचा में इतनी उच्च प्रतिभा है और वे अचानक कंपनी के मुख्य कर्मचारी बन गए। श्री मल्होत्रा इतने अच्छे हैं कि वे राष्ट्रपति पद के लिए एकदम उपयुक्त हैं। ठीक है राष्ट्रपति जी, मैंने इसे लिख लिया है, अब मैं इसे करूंगा। अध्याय 94 ससुर यहाँ हैं। अध्याय 94 ससुर जी यहाँ हैं। इशिता मल्होत्रा के जाने के बाद राघव मल्होत्रा तुरंत काम पर चले गए। राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय के सहयोग से राघव मल्होत्रा का डिज़ाइन ड्राफ्ट तेजी से पूरा हुआ है। उनका मानना है कि राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय और चाओफान ग्रुप का शक्तिशाली संयोजन निश्चित रूप से मेचा बनाने की प्रक्रिया को गति देगा। वह लाउंज में गया और शुद्ध सफ़ेद काम के कपड़े पहन लिए और फिर ब्लूप्रिंट के साथ काम के केबिन में चला गया। आंतरिक प्रणाली का काम घर पर भी जारी रखा जा सकता है, लेकिन मशीन के बाहरी काम को केवल कार्य केबिन में ही किया जा सकता है। टाइटेनियम मिश्र धातु पर्याप्त मात्रा में तैयार किया गया है और असाधारण समूह आर्थिक रूप से शक्तिशाली मेचा अनुसंधान का पूरी तरह से समर्थन कर सकता है। जैसे ही राघव मल्होत्रा ने मॉनिटरिंग रूम में वर्किंग केबिन में प्रवेश किया, अजय शर्मा अचानक खुश हो गए। आ रहा, वह अंततः अपने दामाद से मिल सकेगा। कल रात वह इस बारे में बहुत देर तक सोचता रहा, लेकिन उसे कोई खास और अच्छा तरीका नहीं सूझा। उसे लगा कि यह उसकी पत्नी का अपने दामाद से संपर्क करने का तरीका है। उन दोनों के रूप में असाधारण समूह में शामिल होना बहुत आसान है, और जब तक आप नमस्ते कहते हैं तो आपको मौके पर उजागर होने का डर नहीं है। इससे बेटी को परेशानी नहीं होगी। दामाद को उसकी पहचान नहीं पता, वह सिर्फ ये देख सकता है कि दामाद कैसा दिखता है। मुझे कहना है, मेरी पत्नी अभी भी बहुत स्मार्ट है। ये तरीका बहुत अच्छा है। राघव मल्होत्रा को अंदर जाते देख अजय शर्मा ने तुरंत अपने काम के कपड़े पहन लिए, उनके पीछे काम करने वाले केबिन में चले गए तथा अन्य लोगों से कहा कि वे आज दोपहर को काम करने वाले केबिन में न आएं। राघव मल्होत्रा ने गंभीरता से सामग्री को देखा, ये सोचते हुए कि इसे कैसे काटा और वितरित किया जाए। अचानक कोई उसके पीछे आ गया और उसने उसका ध्यान भंग नहीं किया। यहाँ कार्य करने का केबिन उनका निजी नहीं है, अन्य सहकर्मी भी इसका उपयोग करेंगे। जैसे ही अजय शर्मा ने ये पोशाक पहनी और कमरे को चीज़ों से भरा देखा, उनका दिल उत्साह से उबलने लगा। इस विषय पर बोलते हुए उन्होंने मेचा डिज़ाइन विभाग का प्रोटोटाइप तैयार किया। पुरुषों के दिलों में वैज्ञानिक सपने होते हैं। जब वह सत्ता में थे तब मेचा की अवधारणा आज की तरह लोकप्रिय नहीं थी। उस समय हर कोई बस अल्ट्रामैन देखना पसंद करता था। बाद में मेचा के बारे में एक के बाद एक एनीमे और फिल्में सामने आईं। उन्हें ड्रैगन किंगडम में मेचा के संपर्क में आने वाले लोगों की पहली लहर कहा जा सकता है। अपनी संपत्ति के कारण वह अक्सर कुछ अंदरूनी जानकारी सुन सकता है। जब उसने मेचा की अवधारणा सुनी तो वह पागल हो गया। यदि एक दिन युद्ध कवच सचमुच सामने आ सके तो यह एक ऐसा अस्तित्व होगा जो दुनिया के स्वरूप को बदल देगा। इसलिए उस समय उनके मन में एक मेचा अनुसंधान शाखा स्थापित करने का विचार था, लेकिन उस समय लोंडू में केवल मुट्ठी भर लोग ही थे जो मेचा के बारे में जानते थे। इस विचार को साकार करना असंभव था।
इसके अलावा मेरा स्वास्थ्य हाल के वर्षों में बहुत अच्छा नहीं रहा है और मुझे उच्च रक्तलिपिड और उच्च रक्तचाप है, इसलिए मैं धीरे धीरे पृष्ठभूमि में पीछे हट गया। जहां तक इस मेचा रिसर्च डिपार्टमेंट की बात है तो उन्होंने इशिता मल्होत्रा से इस बारे में बात की और उनकी बेटी उनकी उम्मीदों पर खरी नहीं उतरी। सिर्फ आधे साल में ही बिल्डिंग बनकर तैयार हो गई। जो काम उन्होंने शुरू में नहीं किया वह उनकी बेटी ने कर दिखाया। टिल्डा अब ये देखकर अजय शर्मा वास्तव में बहुत उत्साहित हैं। वह भी एक मेचा सपना वाला आदमी है। अंदर का दौरा करने के बाद अजय शर्मा धीरे धीरे राघव मल्होत्रा के पास पहुंचे और उनके पीछे खड़े होकर उनका काम देखने लगे। राघव मल्होत्रा ने पहले तो सोचा कि यह उनका कोई सहकर्मी है जिसे कुछ काम है, लेकिन बाद में पता चला कि दूसरे पक्ष ने कुछ भी नहीं किया था। उसने अपना सिर घुमाकर देखा तो देखा कि काम के कपड़े पहने एक बूढ़ा आदमी खड़ा था और उसके हाथों को घूर रहा था। उसने अपने मन में खोज की और उसे इस चेहरे का कोई आभास तो नहीं हुआ, लेकिन उसे स्पष्ट रूप से लगा कि यह थोड़ा परिचित था। उस दिन जब मैं आया तो मैंने यहाँ अपने सहकर्मियों को नमस्ते कहा, लेकिन उस समय वहाँ और भी लोग थे। राघव मल्होत्रा को तो ये भी याद नहीं कि यह व्यक्ति उस दिन भीड़ में था भी या नहीं। नमस्ते। चूंकि सामने वाला व्यक्ति स्पष्ट रूप से एक बुजुर्ग व्यक्ति था, इसलिए राघव मल्होत्रा ने नमस्ते कहने की पहल की। अजय शर्मा इतने उत्साहित थे कि उनके दामाद ने उन्हें बधाई देने की पहल की, लेकिन ऊपरी तौर पर एक बुजुर्ग के अहंकार के बावजूद वह अभी भी शांत बने हुए थे। क्या तुम यहाँ नए हो? मैंने तुम्हें पहले कभी नहीं देखा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। अच्छा, मैं अभी आया। आप ज्यादा बूढ़े नहीं लगते। अजय शर्मा ने जब राघव मल्होत्रा को हकीकत में देखा तो उन्हें एहसास हुआ कि यह युवक वाकई जवान है। मैंने बस अभी स्नातक किया है, अभी स्नातक की उपाधि प्राप्त की है। वह अपनी बेटी से थोड़ी छोटी होनी चाहिए, लेकिन छोटी होना ठीक है, इससे लोगों को दुख होगा। आप स्नातक होने के तुरंत बाद मेचा अनुसंधान विभाग में प्रवेश कर सकते हैं, तो आपके पास मेचा पर बहुत अधिक शोध होना चाहिए। अजय शर्मा ने पूछा। ठीक है। चूंकि उन्हें नहीं पता था कि दूसरा पक्ष कौन है, इसलिए राघव मल्होत्रा का जवाब फिर भी बहुत विनम्र था। यह आपका काम है। अजय शर्मा ने जब राघव मल्होत्रा के हाथ में डिजाइन का ड्राफ्ट देखा तो वे उसे देखना चाहते थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने अपना हाथ आगे बढ़ाया, राघव मल्होत्रा ने डिजाइन का ड्राफ्ट वापस ले लिया। उन्होंने सामने खड़े अजय शर्मा की ओर जिज्ञासु निगाहों से देखा। मैंने उनसे पूछा, आप कौन हैं? उसे इतना रक्षात्मक होते देख अजय शर्मा ने तुरंत दुखी होकर कहा, आप क्या कर रहे हैं? क्या आपको लगता है कि मैं आपका ज्ञान चुराने आया हूँ? बूढ़े, रक्षात्मक होना जरूरी है। आखिरकार ये कंपनी के रिसर्च सीक्रेट से जुड़ा मामला है। राघव मल्होत्रा ने विनम्रता से मुस्कुराते हुए कहा। अजय शर्मा कुछ देर तक उसे देखता रहा और उसके दिल का गुस्सा धीरे धीरे खत्म हो गया। मैंने सोचा कि लड़के का सतर्क रहना उचित है और यह कंपनी के हित में भी है। बेशक मैं यहाँ एक शोध करता हूँ। क्या आपको लगता है कि कोई भी चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग में प्रवेश कर सकता है? चूंकि मैं अंदर आ सकता हूँ, तो मैं कंपनी के अंदर का कोई व्यक्ति होना चाहिए। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे किया और मुस्कुराया। जैसे ही उसने अपना सिर ऊपर उठाया, उसकी आंखें और भी तीखी हो गईं। चूंकि तुम एक कंपनी के कर्मचारी हो, क्या तुम्हें नहीं पता कि मेरे सभी शोध परिणाम सार्वजनिक नहीं हैं? राघव मल्होत्रा दो पदों पर हैं, एक चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग में और दूसरा राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में। दोनों पक्षों के उनके मेचा अनुसंधान साझा हैं, लेकिन कंपनी और राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय के बाकी हिस्सों के लिए ये सभी एक रहस्य हैं और ये दोनों पक्षों के सामान्य हितों की रक्षा के लिए है। इशिता मल्होत्रा ने शुरुआत में नमस्ते कहा, तो जाहिर है कि उसके सामने बैठे बूढ़े आदमी ने जो कहा उसमें बड़ी समस्या थी। अजय शर्मा काफी समय से कंपनी में नहीं आए थे, इसलिए स्वाभाविक रूप से उन्हें ये बातें पता नहीं थीं। अब चूंकि राघव मल्होत्रा इतने सतर्क थे, इसलिए वे बस इतना ही कह पाए, अरे मैं कंपनी का कर्मचारी हूँ, लेकिन मैं पहले ही रिटायर हो चुका हूँ। मेरी उम्र तो आपको पता ही है ना। मैं वापस देखने आया हूँ। चूंकि यह मामला है, इसलिए मैं वर्तमान डिजाइन चित्र उपलब्ध नहीं करा सकता। महोदय कृपया मुझे क्षमा करें। इतना जिद्दी क्यों हो? जाओ जाओ, नहीं दिख रहा तो मत देखना। अगर वह इसे देखना चाहते हैं तो कंपनी के अध्यक्ष के रूप में क्या उन्हें यह अधिकार भी नहीं है? क्या वह अपनी पहचान छिपाने की कोशिश कर रहा है? चलो कुछ और बात करते हैं। बेटा, मुझे लगता है कि तुम बहुत जवान हो। क्या तुम्हें अभी शादी नहीं करनी चाहिए? क्या तुम्हारी कोई गर्लफ्रेंड है? मेरे घर पर एक बेटी है जो तुम्हारी उम्र की है, लेकिन वह बहुत अच्छी है। क्या तुम संपर्क में रहना चाहते हो? वैसे तुम जवान लोग कब चैट करोगे? अजय शर्मा ने अपना मोबाइल फोन निकाला और एक फोटो ढूंढकर राघव मल्होत्रा के सामने रख दी। परिणामस्वरूप राघव मल्होत्रा ने उस ओर देखा तक नहीं, मुंह फेर लिया और काम करना जारी रखा।
सर, मैं आपकी दयालुता की सराहना करता हूँ। मैं पहले से ही शादीशुदा हूँ। क्या आपने ग्रेजुएशन के तुरंत बाद ही शादी कर ली? अजय शर्मा ने आश्चर्यचकित होने का नाटक किया। मुझे लगता है कि मेरा दामाद वास्तव में अच्छा है। भले ही मेरी बेटी आसपास न हो, मुझे पता है कि कैसे मना करना है, और मैं तस्वीरें भी नहीं देखता। मैं ये भी कहता हूँ कि मैं एक शादीशुदा व्यक्ति हूँ। अगर उसकी कोई गर्लफ्रेंड है तो वह टूट सकता है और दूसरी पार्टी को लगेगा कि एक मौका है। ये कहना बहुत अच्छा है कि आप सीधे शादीशुदा हैं। अध्याय 95 ससुर चौंके, राघव मल्होत्रा कमाल है। अध्याय 95 ससुर चौंके, राघव मल्होत्रा कमाल है। खैर, मेरे पहले से ही 2 बच्चे हैं, राघव मल्होत्रा ने कहा। अजय शर्मा अपनी हंसी रोक नहीं पाए। राघव मल्होत्रा अनन्या और आरव को अपने बच्चों की तरह देखते थे और बाहर वालों के सामने भी यही कहते थे। वह वाकई एक अच्छा लड़का था। तस्क तस्क, ये दुख की बात है, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या आपके परिवार में अभी भी उपयुक्त भाई बहन हैं? सर, मैं इकलौती संतान हूँ। इकलौते बेटे, तुम्हारे माता पिता क्या करते हैं? राघव मल्होत्रा को यह थोड़ा अजीब लगा कि इतने सारे अंकल और आंटियां हाल ही में उनका अकाउंट चेक करने के लिए उन्हें क्यों ढूंढ रहे हैं। मुझे याद है कि पिछली बार जब मैं कैफेटेरिया में एक कर्मचारी आंटी से मिला था तो वह भी ऐसी ही थी। मैंने आकर लोगों से पूछा कि क्या वे शादीशुदा हैं, क्या उनकी कोई गर्लफ्रेंड है, परिवार में कितने लोग हैं, वे क्या कर रहे हैं, क्या अब वह एक हॉट डेट की तरह दिखता है। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने कोई जवाब नहीं दिया, अजय शर्मा ने जल्दी से कहा, मैंने बस यूं ही पूछा। झोंक भाई अब इतना अच्छा विकास कर रहा है। आप जैसे युवा जो अभी अभी स्नातक हुए हैं, उन पर बहुत दबाव होगा, और आप अभी भी शादीशुदा हैं। 2 बच्चों की परवरिश के लिए परिवार को मदद करनी चाहिए, अन्यथा घर खरीदना लोगों को मार देगा। हालांकि यान परिवार को इस तरह के दबाव के बारे में सोचने की जरूरत नहीं है, नहीं यान परिवार के दामाद को, लेकिन अगर आप अपने ससुराल वालों की स्थिति जानते हैं तो आप मिलने पर बातचीत कर सकते हैं। अजय शर्मा अपनी इस तरह की बात करने की क्षमता से बहुत संतुष्ट हैं। उन्हें लगता है कि वह अपनी पत्नी से उस दिन जो पूछा था उससे कहीं बेहतर है। ये ठीक है, मैंने कॉलेज में कुछ पैसे कमाए, मैंने पहले ही घर और कार खरीद ली है, और 2 बच्चों का पालन पोषण करना ज्यादा तनावपूर्ण नहीं है। क्या आपने कॉलेज में घर और कार खरीदने के लिए पैसे कमाए थे? अजय शर्मा हैरान थे। हालांकि वे चाओफान समूह के अध्यक्ष हैं, उनकी योग्यता पर कोई संदेह नहीं है, लेकिन ये सब यान परिवार पर आधारित है। आज के युवा अपनी योग्यता का उपयोग करके इतना पैसा बचाना चाहते हैं कि वे कॉलेज के दौरान कार और घर खरीद सकें। ये वाकई काबिलियत है। पार्टी में राघव मल्होत्रा के प्रदर्शन के बारे में सोचते हुए अजय शर्मा को यह महसूस होने लगा कि उनके सामने बैठा युवक बहुत बढ़िया था। दामाद न केवल योग्य है, बल्कि मना करना भी जानता है। उसकी शक्ति और चरित्र उत्कृष्ट है। उसकी बेटी का उसके साथ रहना अच्छा है। राघव मल्होत्रा ने बूढ़े आदमी से बातचीत की, लेकिन उसने अपना काम नहीं छोड़ा। उसने पहले ही कंप्यूटर पर डेटा दर्ज कर लिया था और बड़ी मशीन काटने लगी थी। अजय शर्मा ने आगे कुछ भी पूछताछ नहीं की। उनकी नज़र वहां राघव मल्होत्रा के साथ शुरू की गई मशीन पर पड़ी, और इलेक्ट्रॉनिक स्क्रीन पर राघव मल्होत्रा की जरूरतों का एक बुनियादी प्रोटोटाइप था। अजय शर्मा ने उस पर नज़र डाली और थोड़ा भौहें सिकुड़ी। आप क्या कर रहे हैं? क्या यह आकार थोड़ा छोटा है? आपको पता होना चाहिए कि मेचा मॉडल नहीं है, वे युद्ध के मैदान में इस्तेमाल किए जाने के लिए हैं। मेचा समकालीन आशा का सबसे बड़ा हथियार क्यों बन सकता है? इसका कारण यह है कि इसके बड़े आकार, मजबूत उपस्थिति और उच्च तकनीक के उपयोग के कारण एक छोटा मेचा, चाहे वह कितना भी बढ़िया बना हो, अंततः वास्तविक युद्ध के मैदान पर अपना लाभ खो देगा। राघव मल्होत्रा ने ये शब्द सुने और निश्चय किया कि यह बूढ़ा आदमी वास्तव में मेचा को समझने वाला व्यक्ति है, और वह शायद सेवानिवृत्त हो चुका है। उसने अपने पिछले सिद्धांतों को नहीं सुना है, इसलिए मेचा के बारे में उसकी समझ अभी भी सभी के विचाराधीन चरण में है। ये जानते हुए कि दूसरा पक्ष वास्तव में कंपनी का एक सेवानिवृत्त कर्मचारी है, राघव मल्होत्रा ने इसे छिपाना जारी नहीं रखा, और उन्होंने जो सिद्धांत साझा किया था उसे दोहराने में कोई बुराई नहीं होगी। सर, मैं जो मेचा करना चाहता हूं वह छोटा नहीं है, मैं सिर्फ मेचा के विभाजन को और अधिक परिपूर्ण बनाना चाहता हूं। क्या मतलब है तुम्हारा? अजय शर्मा भूल गया था कि वह यहाँ किस लिए आया है, और उसकी जिज्ञासा पूरी तरह से मेचा की ओर आकर्षित हो गई थी। उदाहरण के लिए, इन 2 टुकड़ों को देखें। मेचा की ऊपरी और निचली भुजाएं ऊपरी और निचली भुजाओं से अलग होती हैं, और बीच में एक कनेक्टिंग डिवाइस लगी होती है जो मेचा की भुजा को अधिक लचीले ढंग से चलने की अनुमति देती है। ऐसा कहने के बाद जोड़ों और कनेक्शनों को जोड़ते हुए मेचा के उजागर हिस्से बढ़ेंगे, और ये कनेक्शन प्रतिद्वंद्वी के हमले के बिंदु बन जाएंगे। बहुत अधिक कमजोरियां बहुत नुकसानदेह होती हैं। अजय शर्मा ने कहा, नहीं,
राघव मल्होत्रा ने आत्मविश्वास से अपना सिर हिलाया। बड़ी भुजा और अग्रबाहु की प्लेटों को ध्यान से देखें, दोनों जोड़ों को संसाधित किया गया है और कुछ उभरे हुए हिस्से होंगे जो एक ही समय में कनेक्शन की स्थिति को पूरी तरह से छिपाते हैं, जबकि लचीला रहता है। अजय शर्मा खुद को रोक नहीं पाए और कुछ कदम आगे बढ़कर स्क्रीन पर दिख रहे 2 टेम्पलेट्स को गंभीरता से देखने लगे। आधे मिनट के बाद वे उत्साह से ताली बजाने से खुद को रोक नहीं पाए। कमाल है, ये कनेक्शन बहुत बढ़िया बनाया गया है। बेटा, तुमने इसके बारे में क्या सोचा? अजय शर्मा की आंखें चमक रही हैं। राघव मल्होत्रा का आविष्कार मेचा जगत के लिए एक बड़ी सफलता है। कोई आश्चर्य नहीं कि उन्हें मेचा विभाग में रखा गया था। उन्होंने पहले सोचा था कि यह उनकी बेटी का रिश्ता है, लेकिन अब ऐसा लगता है कि राघव मल्होत्रा में वाकई ये ताकत है। क्योंकि मैं एक लचीला मेचा बनाना चाहता हूँ, इस आधार पर मैं केवल उजागर जोड़ों के दोषों को दूर करने के विभिन्न तरीकों के बारे में सोच सकता हूँ। मैंने अपने बेटे और बेटी के खिलौने के ब्लॉक के बारे में सोचा और फिर मैं गियर सगाई के सिद्धांत के साथ आया। कमाल है बेटा, तुम्हारा दिमाग वाकई कमाल का है। तो क्या तुम अपनी भुजाओं के अलावा भी यही काम करते हो? पैरों और कदमों का जोड़ विभाजन उसी सिद्धांत का उपयोग करता है। कमर और कूल्हे के जोड़ अपेक्षाकृत सरल हैं। क्रॉच को ब्लॉक करने के लिए केवल क्रॉच के एक हिस्से को विस्तारित करने की आवश्यकता है। कमर और कूल्हे के जोड़। मैं मेचा के कमर के जोड़ों को जानता हूं, लेकिन इस कूल्हे के जोड़ के बारे में क्या? एक ही क्लास ए को 2 समान कार्यात्मक विभाजनों की आवश्यकता क्यों है? क्या यह अनावश्यक नहीं है? अजय शर्मा हंसे। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। नहीं, पारंपरिक मेचा अनुभूति में कमर के जोड़ को हर कोई पैंतरेबाजी स्टीयरिंग के रूप में समझता है। लचीलेपन की कमी है। अगर कमर और कूल्हे के जोड़ अलग हो जाते हैं तो आप हमले की दिशा का तेजी से सामना कर सकते हैं। जैसे कार के स्टीयरिंग में कमर का जोड़ टायर है और कूल्हे का जोड़ स्टीयरिंग व्हील है, और स्टीयरिंग व्हील को नियंत्रित करने की आवश्यकता है ताकि टायर तेजी से स्टीयरिंग क्रिया प्राप्त कर सके। अजय शर्मा ये शब्द सुनकर चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे उनके दिमाग में एक नया क्षेत्र खुल गया हो और मेचा के बारे में उनकी समझ एक पल में जीवंत हो उठी। नौजवान, तुमने ये सिद्धांत कहाँ से सीखे? उसने आश्चर्य से पूछा। भगवान, राघव मल्होत्रा ने इसी साल कॉलेज से स्नातक किया है और वह बहुत कुछ जानता है। उससे भी अधिक जो वह जानता है। न केवल उससे अधिक जानता है बल्कि गहरा भी है, और यह उन पुराने विद्वानों से भी बदतर नहीं है जो राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में मेचा में विशेषज्ञता रखते हैं। उन्होंने तो यहाँ तक महसूस किया कि राघव मल्होत्रा को मेचा अनुसंधान की उन पुराने शिक्षाविदों से भी अधिक गहरी समझ थी। ये तो बहुत ही चौंकाने वाली बात है। जैसा कि उनकी बेटी द्वारा चुने गए व्यक्ति से उम्मीद की जाती है, वह असाधारण रूप से शक्तिशाली है। मुझे नहीं पता कि मेरी बेटी को राघव मल्होत्रा का रूप पसंद आया या नहीं, या आपको राघव मल्होत्रा की मेचा पर शोध करने की क्षमता पसंद आई, या फिर कुछ और पसंद आया। अब वह राघव मल्होत्रा के संपूर्ण व्यक्तित्व के बारे में जानने को उत्सुक हैं। राघव मल्होत्रा ने मन ही मन निंदा की। बेशक सिस्टम ने उसे सिखाया है। बेशक वह निश्चित रूप से इस प्रणाली के बारे में कुछ नहीं कहेंगे। इसलिए उन्होंने एक कारण ढूंढ निकाला जिसके बारे में वे लंबे समय से सोच रहे थे, और कहा, जब मैं कॉलेज में था तो मुझे इन चीज़ों का अध्ययन करना पसंद था। मैंने पहले उन्हें व्यवहार में नहीं लाया है, लेकिन सैद्धांतिक ज्ञान मेरे दिमाग में है। अध्याय 96। हैरान सहपाठी। राघव मल्होत्रा, क्या यह आपकी पत्नी है? अध्याय 96। हैरान सहपाठी। राघव मल्होत्रा, क्या यह आपकी पत्नी है? अब हम कहाँ जा रहे हैं? पहले किंडरगार्टन या मॉल? राघव मल्होत्रा ने कार को बेसमेंट में ले जाते हुए पूछा। इशिता मल्होत्रा तुरंत होश में आई। चलो सीधे शॉपिंग मॉल चलते हैं। मैंने झांक स्पेशल असिस्टेंट से दोनों बच्चों को लेने के लिए कहा है। समय कम है, चलो पहले चलते हैं और बाद में मॉल में मिलते हैं। ठीक है, तो चलो पहले मेरे ससुर और सास के लिए कुछ खरीद लें। राघव मल्होत्रा कार लेकर पास के शॉपिंग मॉल में चले गए। जैसे ही दोनों ने कार पार्क की और लिफ्ट में चढ़े, 2 लोग पहले से ही लिफ्ट में चढ़ चुके थे और यह एक जाना पहचाना चेहरा था। ये राघव मल्होत्रा का हाई स्कूल का सहपाठी कियान चेंग था। आज वह यू लिली के साथ नहीं है और उसके बगल में एक और सुंदर लड़की है जो अच्छी दिखती है। वह जवान दिखती है, चांदी जैसी आंखें हैं और एक छात्रा की तरह दिखती है। जब कियान चेंग ने राघव मल्होत्रा को देखा तो उसे अचानक याद आ गया कि उस दिन उसके साथ क्या हुआ था और उसका चेहरा तुरंत काला पड़ गया। शुरू में तो वह उस दिन राघव मल्होत्रा की खुशामद करने के बारे में सोच रहा था। आखिर राघव मल्होत्रा भी राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में काम करता था और डीन ने उसे वहां जाने के लिए आमंत्रित किया था। पिताजी राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में अपने काम नहीं संभालते थे। शायद राघव मल्होत्रा मदद कर सके। व्यस्त। अंत में
मुझे उम्मीद नहीं थी कि जब मेरे पिता उस रात वापस आए तो उन्होंने उसे बहुत पीटा और कहा कि डीन ने बात की थी और उसे भविष्य में राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश करने या छोड़ने की अनुमति नहीं दी जाएगी और काम पूरी तरह से गंदा था। कियान चेंग को लगा कि इसके पीछे जरूर राघव मल्होत्रा ने डीन के सामने कुछ कहा होगा, वरना डीन ऐसा कैसे कर सकता है। इसलिए अब वह राघव मल्होत्रा से बेहद नफरत करता है। राघव मल्होत्रा की वजह से न सिर्फ उनकी नौकरी चली गई, बल्कि अब वे उसे यूं परिवार में भी नहीं देखना चाहते। पिताजी भी घमंडी हैं। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा राजस्थान तकनीकी विज्ञान विश्वविद्यालय में प्रवेश पा सकता है, उनका मन तुरंत हिल जाता है। इसलिए इन दिनों उसका काम और प्यार ठीक नहीं चल रहा है और वह बहुत परेशान है। आज वह अपने चचेरे भाई को विशेष रूप से यू लिली के लिए उपहार खरीदने के लिए मॉल में लाया ताकि यू लिली का दिल फिर से बहाल किया जा सके, लेकिन उसे उम्मीद नहीं थी कि वह राघव मल्होत्रा से फिर से मिल पाएगा। वैसे भी अब उसकी नौकरी चली गई है। वह नंगे पैर रहता है और जूते पहनने से नहीं डरता। स्वाभाविक रूप से उसे राघव मल्होत्रा से विनम्र होने की जरूरत नहीं है। तो क्या हुआ अगर वह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में प्रवेश पा गया? वैसे भी वह प्रवेश नहीं पा सकता और भविष्य में दोनों राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में नहीं मिलेंगे। उसे राघव मल्होत्रा को अपमानित करने की कोई जरूरत नहीं है। इसलिए जैसे ही राघव मल्होत्रा अंदर आए, कियान चेंग ने नमस्ते कहना शुरू किया। ओह, क्या ये हमारे स्कूल का घास राघव मल्होत्रा नहीं है? हम वास्तव में करीबी दोस्त हैं, मुझे यहाँ आपसे मिलने की उम्मीद नहीं थी। इशिता मल्होत्रा ने राघव मल्होत्रा की ओर देखा, उसकी आंखें कुछ पूछ रही थीं। राघव मल्होत्रा ने अपना सिर झुकाया और धीरे से कहा, एक हाई स्कूल का सहपाठी, यह एक लंबी कहानी है। संक्षेप में, यह कोई ऐसा व्यक्ति नहीं है जो मिलेगा, परवाह नहीं है। उसकी आवाज़ तेज नहीं थी, लेकिन लिफ्ट की आवाज़ इतनी तेज थी कि कियान चेंग उसे साफ सुन सकता था। मैंने नमस्ते कहने की पहल की, लेकिन दूसरे पक्ष ने वास्तव में कहा कि वह एक ऐसा व्यक्ति था जिसे परवाह नहीं थी। पर निर्भर, राघव मल्होत्रा, अपने पुराने सहपाठी के बारे में ऐसा कहना बहुत निर्दयी बात है। क्या बात है, जब तुम किसी सुंदर लड़की को बाहर ले जाते हो तो तुम्हें अहंकार होता है। राघव मल्होत्रा, क्या तुम्हें पता है कि मैं आज मॉल क्यों आया हूँ? एक आवाज के साथ लिफ्ट दूसरी मंजिल पर पहुंच गई और राघव मल्होत्रा बाहर चले गए, केवल एक वाक्य छोड़कर, मुझे परवाह है कि आप क्या करते हैं। कियान चेंग तेजी से आगे बढ़ा, राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के पीछे कुत्ते की खाल के प्लास्टर की तरह चलता हुआ, और विजयी भाव से बोला, मैं आज एक अंगूठी खरीदने आया हूँ और मैं लिली को प्रपोज करने जा रहा हूँ। राघव मल्होत्रा अभी भी उस पर ध्यान देने के लिए बहुत आलसी था और कियान चेंग बस उसके पास गया और उसे रोक दिया। राघव मल्होत्रा, मैं तुम्हें चेतावनी देता हूँ, भविष्य में लिली से दूर रहना, वह मेरी मंगेतर है, क्या तुम समझते हो? उसका क्रूर रूप देखकर राघव मल्होत्रा को मजा आया। उन्होंने व्यंग्यपूर्वक कहा, कियान चेंग, क्या तुम अंधे हो? मुझे अपनी पत्नी को ले जाते हुए नहीं देख सकते। तुम किसके लिए अंगूठी खरीद रहे हो, इससे मेरा कोई लेना देना नहीं है। बूढ़ी पत्नी। कियान चेंग ने लगभग अपनी जीभ काट ली। वह पहले लिफ्ट में राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा के पीछे खड़ा था, इसलिए उसे सिर्फ इशिता मल्होत्रा की पीठ ही दिखी। अब वह आगे की ओर बढ़ा और आखिरकार इशिता मल्होत्रा का चेहरा देखा। ये बहुत सुंदर है। यू लिली उनकी हाई स्कूल की छात्रा है। वह पहले से ही एक बहुत खूबसूरत महिला मानी जाती है और राघव मल्होत्रा के बगल वाली महिला यू लिली से कहीं अधिक सुंदर है। वह न केवल अच्छी दिखती है, बल्कि उसका स्वभाव भी बहुत अच्छा है। उसकी खूबसूरती में थोड़ी ठंडक है और वह वाकई एक बेहतरीन इंसान है। लेकिन राघव मल्होत्रा ने कहा कि यह अद्भुत सुंदरी उनकी पत्नी थी। ये बहुत बेतुका है। हा। राघव मल्होत्रा, क्या तुम बहुत डींगे मार रहे हो? तुमने कहा कि यह सुंदरी तुम्हारी पत्नी है, क्या तुम ये साबित कर सकते हो? तुम, एक गरीब लड़का जिसने अभी अभी स्नातक किया है, इतनी सुंदर पत्नी से शादी कैसे कर सकते हो? जब इशिता मल्होत्रा ने यह सुना तो उसका चेहरा अचानक ठंडा पड़ गया और उसे दौरा पड़ने वाला था, लेकिन राघव मल्होत्रा ने उसकी भावनाओं को शांत करने के लिए धीरे से उसका हाथ खींच लिया। जब वह कियान चेंग की ओर देखने के लिए मुड़ा तो राघव मल्होत्रा के चेहरे पर व्यंग्यात्मक भाव था। कियान चेंग, तुम्हें आत्मज्ञान क्यों नहीं है? क्या तुमने उस दिन से पर्याप्त सबक नहीं सीखा? मेरी पत्नी, तुम्हें यह साबित करने की जरूरत है। क्या तुम्हें लगता है कि तुम कौन हो? सुंदरी के सामने इतना अपमानित होने के कारण कियान चेंग का चेहरा और भी घिनौना हो गया। राघव मल्होत्रा, झूठ बोलना बंद करो। यह महिला वास्तव में तुम्हारी पत्नी है, तुम इसे साबित क्यों नहीं कर सकते? रास्ते से हट जाओ, अच्छे कुत्ते बीच में नहीं आते। राघव मल्होत्रा ने शराब पी। कियान चेंग ज्यादा गाड़ी नहीं चलाता था और उसका छोटा और गोल मटोल शरीर पहाड़ी जैसा था। बाबा टिल्डर, एक स्पष्ट बच्चे की आवाज सुनाई दी।
राघव मल्होत्रा पलटे। अनन्या और आरव दौड़ते हुए आए और रेखा शर्मा तेजी से उनके पीछे चली गईं। मिस्टर यान, मिस्टर मल्होत्रा, अनन्या और आरव तुम्हें ढूंढने आ रहे हैं, इसलिए मैं उन्हें भी साथ ले आऊंगा। ठीक है, कोई बात नहीं, पहले आप वापस जाए, इशिता मल्होत्रा ने आदेश दिया। झांग टेसुके ने सिर हिलाया और चला गया और अनन्या ने खुद को राघव मल्होत्रा की बाहों में फेंक दिया और उसे राघव ने उठा लिया। कियान चेन को अपने सामने देखकर अनन्या ने संदेह से पूछा, बाबा, ये मोटे अंकल कौन हैं? अंकल फैट कहलाने से कियान चेन को दौरा पड़ने वाला था, तभी उसने अचानक आरव को चिल्लाते हुए सुना, बाबा, मम्मा, क्या हम दादाजी और दादी के लिए उपहार नहीं खरीदने जा रहे हैं? तुम यहाँ अभी भी क्यों खड़े हो? माँ और पिताजी, ये है। राघव मल्होत्रा वास्तव में शादीशुदा हैं और उनकी पत्नी बहुत खूबसूरत महिला हैं और उनके बच्चे भी बहुत प्यारे हैं। कियान चेन की पुतलियां कांपने वाली थीं। हालांकि उन्होंने इसे स्वीकार न करने की पूरी कोशिश की, लेकिन अनन्या और आरव के छोटे चेहरे किसी को भी धोखा नहीं दे सके। ये स्पष्ट रूप से इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा का लघु संस्करण था। पर निर्भर, मैं फिर कहूंगा, रास्ते से हट जाओ। राघव मल्होत्रा ने कियान चेन की ओर ठंडी निगाह से देखा। अभी भी अचंभे में कियान चेंग इस नज़र से चौंकने से खुद को नहीं रोक सका और उसका शरीर अनजाने में एक तरफ छिप गया। राघव मल्होत्रा की आभा से पूरी तरह से चौंक गया। उनके बिना भी राघव मल्होत्रा का परिवार आगे बढ़ता रहा। अध्याय 97 इनाम 100 मिलियन। अध्याय 97 इनाम 100 मिलियन। डिंग, ये पता चला कि मेजबान और बच्चे पहली बार मॉल में चेक इन कर रहे थे और मेजबान को 100 मिलियन नकद का इनाम दिया गया था। धनराशि मेजबान के खाते में जमा कर दी गई है। स्रोत वैध है, कृपया मेजबान की जांच करें। जैसे ही उसके मन में आवाज गूंजी, राघव मल्होत्रा का मोबाइल फोन भी बज उठा, जो बैंक से खाता रसीद का रिमाइंडर था। 1 अरब, उत्तम। राघव मल्होत्रा के पास अब घर, कार और हुनर है। बस एक चीज की कमी है, वो है कुछ वर्किंग कैपिटल। जल्दी ही उसकी शादी होने वाली है और उसमें बहुत पैसा खर्च होगा। इस बार बारिश का मौसम है। उत्कृष्ट, राघव मल्होत्रा ने खुश होकर कहा। चलो, दादा दादी के लिए उपहार खरीदते हैं। और अनन्या, आरव, आज तुम्हें जो चाहिए, पापा तुम्हारे लिए पैसे देंगे। 100 मिलियन। मॉल में जाने में कोई समस्या नहीं है। कियान चेंग, जो अपने पीछे बुरी तरह मारा गया था, आखिरकार होश में आया। राघव मल्होत्रा के चेहरे पर आत्मसंतुष्टि के भाव देखकर उसने गुस्से से अपने दांत पीस लिए। उसके पीछे बैठा चचेरा भाई आया और बोला, चचेरे भाई, अभी जो सुंदर छोटा भाई आया है, वह कौन है? वह बहुत अच्छा लग रहा है। कियान चेंग ने उसे घूर कर देखा। ये किस पर अच्छा लग रहा है? पत्नी और बच्चे तुम्हारे साथ हैं, इसके बारे में मत सोचो। मेरी चचेरी बहन को यह उम्मीद नहीं थी कि वह मदद करने आई है और उसे डांटा गया। उसने गुस्से में पैर पटका, पीछे मुड़ी और भाग गई। मूल रूप से मैं चाहती थी कि मेरा चचेरा भाई एक स्टाफ अधिकारी के रूप में अंगूठी खरीदने में मेरी मदद करने के लिए आए, लेकिन अब जब सभी चले गए हैं तो कियान चेंग वहां अकेला खड़ा था और राघव मल्होत्रा को अधिक से अधिक नाराजगी से देख रहा था। नहीं, आप इसे भूल नहीं सकते। राघव मल्होत्रा हमेशा हर चीज में इतने अच्छे नहीं हो सकते। अच्छी नौकरी, सुंदर पत्नी और 2 प्यारे बच्चों के होते हुए भी उसे विश्वास नहीं होता कि वह अब भी अमीर हो सकता है। साथ चलें और देखें। क्या राघव मल्होत्रा ने यह नहीं कहा कि वह अपने ससुर और सास के लिए कुछ खरीदना चाहता है? ये जोंगहाई के केंद्र में सबसे अच्छा शॉपिंग मॉल है। इसमें बिकने वाली चीजें बहुत महंगी हैं। उसने अपनी माँ से यह भी वादा किया था कि वह यू लिली जीत सकता है और पैसे जुटाने में उसे बहुत समय लगा। उन्हें विश्वास ही नहीं हुआ कि राघव मल्होत्रा यहाँ की चीजें खरीद सकेंगे। बाद में उसे देखना होगा कि राघव मल्होत्रा खुद को मूर्ख बनाने का जोखिम नहीं उठा सकता। कियान चेंग गुस्से से पीछे चला गया। बेशक राघव मल्होत्रा को पता था कि उसके पीछे कोई है। इशिता मल्होत्रा ने पीछे मुड़कर दबंगई से कहा, पतिदेव, क्या आप चाहते हैं कि मैं मॉल के इंचार्ज को बुलाकर उसे बाहर निकाल दूं? राघव मल्होत्रा ने अपना सिर हिलाया। कोई जरूरत नहीं, मेरी पत्नी एक पागल कुतिया है, हमें उस पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है, अकेले ही क्योंकि वह बुरे मूड में है। चलो चलो उपहार लेने चलते हैं। ये देखकर कि उसे कोई परवाह नहीं है, इशिता मल्होत्रा ने सिर हिला दिया। पत्नी, चलो अपने ससुर और सास के लिए कुछ खरीदें। क्या उनकी कोई पसंद है? मुझे कोई खास शौक नहीं है। मेरी माँ को सजना संवरना पसंद है। मेरे पिताजी हाल के वर्षों में वे थोड़े नशे में हैं और वे स्वास्थ्य सेवा पर अधिक ध्यान देते हैं। अगर वे बताना चाहें कि उन्हें क्या पसंद है तो मैं वास्तव में कुछ समय के लिए नहीं कह सकता। राघव मल्होत्रा ने कुछ देर सोचा और कहा, ठीक है, तो चलो पहले सास के उपहार का मामला सुलझा लेते हैं, फिर जब हम खरीदेंगे तो सोचेंगे कि मेरे ससुर के लिए क्या खरीदना है। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ज्वेलरी की दुकान के पास से गुजरते हुए राघव मल्होत्रा रुके और बोले,
पत्नी, मेरी सास को सजने संवरने का शौक है, तो चलो उनके लिए ज्वेलरी खरीद लेते हैं। ये बहुत ज्यादा नहीं है। ठीक है। इशिता मल्होत्रा को लगता है कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि वह क्या खरीदती है। वैसे भी वह इस मॉल में सब कुछ खरीद सकती है। उनका परिवार अंदर आया और कियान चेंग भी उनके पीछे पीछे आया। उन्हें देखकर अनन्या राघव मल्होत्रा से पूछे बिना नहीं रह सकी, बाबा, वह मोटे अंकल हमारा पीछा क्यों कर रहे हैं? इससे पहले कि राघव मल्होत्रा जवाब दे पाता, कियान चेंग ने दोषी भाव से चिल्लाते हुए कहा, तुम्हारा पीछा कौन कर रहा है? मैं हीरे की अंगूठी खरीदने आया हूँ। उन्होंने शुरू में कहा था कि वह प्रपोज करने के लिए अंगूठी खरीदने जा रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने अपनी बेटी के छोटे से सिर को छुआ, धीरे से बोले, अनन्या, चलो उसकी परवाह न करें, सोचो दादी के लिए क्या उपहार खरीदना है। राघव मल्होत्रा ने शोकेस में देखा, वहां रखे रत्नों के हार की ओर इशारा करते हुए कहा, पत्नी, क्यों न हम रत्नों के हार खरीदें? हार कपड़ों के साथ रोजाना यात्रा के लिए ज्यादा उपयुक्त होते हैं, दामाद के लिए भी उपयुक्त होते हैं, सास के लिए भी उपयुक्त होते हैं, या जैद कंगन भी ठीक रहते हैं। क्या आप ये सब खरीदना चाहती हैं? इशिता मल्होत्रा ने देखा कि उसने इतनी सावधानी से चयन किया है और वह बार बार अपनी राय पूछती रही, उसका दिल शहद की तरह मीठा हो गया। ठीक है पतिदेव, अंतिम निर्णय आपका ही होगा। ठीक है, तो फिर उन सब को खरीद लो और पहले हार को देखो। राघव मल्होत्रा शोकेस के पास जाकर बैठ गए, अपने बेटे और बेटी को गले लगाया और एक एक करके हार देखने लगे। पन्ना रत्न जड़ित हार देखकर राघव मल्होत्रा की आंखें अचानक रुक गईं। हालांकि उसने अपनी सास को कभी नहीं देखा था, लेकिन बिंगक्सू को देखकर वह जानता था कि उसकी सास एक सुंदर और सुंदर महिला होगी, और इस उम्र में पन्ना बहुत उपयुक्त था। वह महान और उदार दिखती थी। नमस्कार, कृपया मुझे ये हार निकालने और देखने में मदद करें। ठीक है सर। शॉपिंग गाइड ने सम्मानपूर्वक दस्ताने पहने और अंदर से उपहार बॉक्स निकाला। हार बीच में रखा गया था। चेन प्लेटिनम से बनी थी और नीचे की ओर बनी थी। प्लेटिनम पर उत्कीर्णन बहुत विस्तृत था, कबूतर के अंडे के आकार के एक पन्ने से अलंकृत। सर, आपकी नज़र बहुत अच्छी है। यह हार हमारे शहर के स्टो के कामों में से एक है और यह प्रसिद्ध डिजाइनर के का काम है। बीच में रत्न 6 कैरेट का है, जो पहले से ही पन्ना के बीच एक खजाना है। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, अच्छा, ये बुरा नहीं है, लेकिन इस हार का डिजाइन थोड़ा बोझिल लग रहा है। क्या इस तरह की गुणवत्ता वाले अन्य स्टाइल और रत्न हैं? जैसे ही राघव मल्होत्रा ने बोलना समाप्त किया, कियान चेंग ने उनके पीछे से व्यंग्य किया, अगर आप इसे खरीदने में असमर्थ हैं, तो आप इसे खरीदने में असमर्थ हैं। आपको एक्स को इंस्टॉल करने के लिए दूसरे स्टोर पर आना होगा। आपको इतना अच्छा डिज़ाइन पसंद नहीं है। मुझे लगता है कि अगर डिज़ाइन अच्छा नहीं है तो यह नकली है, और अगर आप भुगतान नहीं कर सकते तो ये सच है। सर, क्या आप अकेले ही खरीदारी कर सकते हैं और अन्य मेहमानों को परेशान नहीं करेंगे? शॉपिंग गाइड ने विनम्रता से कहा। कियान चेंग ने ठंडी सांस ली, छोटी लड़की, मैं तुम्हें पैसे कमाने के लिए परेशान नहीं कर रहा हूँ। मैं तुम्हें सिर्फ याद दिला रहा हूँ। मैं इस व्यक्ति को जानता हूँ, वह एक गरीब लड़का है। वह इन चीज़ों को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं कर सकता। उस पर यह समय बर्बाद मत करो। शॉपिंग गाइड ने थोड़ा मुंह सिकोड़ा, राघव मल्होत्रा के परिवार की तरफ देखा और फिर कियान चेंग की तरफ मुड़ा और बोला, सर, आपको क्या खरीदना है? मैं अपने सहकर्मी से आपकी मदद करने के लिए कहूँगा। अगर आप कुछ खरीदने के लिए यहाँ नहीं हैं, तो कृपया क्या आप अब जाने वाले हैं? अरे, तुम छोटी लड़की, तुम लू डोंगबिन को क्यों काट रही हो और अच्छे लोगों को नहीं जानती? मैं तुम्हारी मदद कर रहा हूँ। राघव मल्होत्रा ज्यादा समय बर्बाद नहीं करना चाहता, उसे जल्दी से उपहार खरीदना है और डिनर पर जाना है। तो उसने अपना सिर घुमाया और कहा, उसकी चिंता मत करो, बस मेरे सवाल का जवाब दो। शॉपिंग गाइड तुरंत अपनी जगह पर लौट आए, अपनी मुस्कुराहट को फिर से शुरू किया और कहा, हाँ सर, हमारे पास एक पन्ना हार भी है, जो शहर की दुकान का खजाना है, लेकिन कीमत थोड़ी महंगी है, क्योंकि यह एक प्रसिद्ध प्रदर्शन मॉडल है, इसलिए कीमत 8 आंकड़ों में है। क्या आपको एक नज़र डालने की ज़रूरत है? 10 लाख के स्तर का हार वाकई बहुत अच्छा होना चाहिए, राघव मल्होत्रा ने कहा, इसे यहीं लाओ। अध्याय 98। इशिता मल्होत्रा हैरान। राघव मल्होत्रा, तुम इतने अमीर क्यों हो? अध्याय 9। इशिता मल्होत्रा हैरान। राघव मल्होत्रा, तुम इतने अमीर क्यों हो? कियान चेंग ने अपनी आंखें घुमाई, तुम हजारों चीजें देखने की हिम्मत रखते हो, राघव मल्होत्रा, क्या तुम्हें डर नहीं लगता कि तुम बाद में मंच से उतर नहीं पाओगे? ये देखकर कि शॉपिंग गाइड कुछ लेने के लिए अंदर गया है, राघव मल्होत्रा ने अपना सिर घुमाते हुए कहा, कियान चेंग, मैं तुम्हें याद दिला दूं, अगर तुम नहीं गए तो तुम ही वह व्यक्ति होगे जो बाद में मंच पर नहीं आओगे। हाँ टिल्डा, मैं नहीं जाऊंगा। मुझे रुककर तुम्हारे चुटकुले देखने हैं। अगर तुम आज इसे नहीं खरीदते तो तुम मेरे पोते हो।
अगर तुम इसे खरीद सकते हो तो मैं घुटनों के बल बैठकर तुम्हें दादा कहूंगा। मुझे अपने पोते की ज़रूरत नहीं है, लेकिन मैं तुम्हारे रास्ते से हटकर खुश हूं और मेरी नाक के नीचे तुम्हें परेशान नहीं करना चाहता। राघव मल्होत्रा ने हाथ हिलाया। कियान चेंग शर्मा गया और उसकी गर्दन मोटी हो गई। ठीक है राघव मल्होत्रा, मैं आज यहीं बैठकर देखूंगा। उन्होंने एक स्टूल खींचा और वहीं बैठकर राघव मल्होत्रा को घूरने लगे। शॉपिंग गाइड ने एक नीले मखमल का उपहार बॉक्स निकाला और जैसे ही ढक्कन खोला गया दृश्य तुरंत जगमगा उठा। राघव मल्होत्रा की नज़र हार पर पड़ी और वह बोले, इतनी महंगी चीज़ कितनी खूबसूरत है। ये रत्न डिज़ाइन और रत्न की गुणवत्ता दोनों के मामले में पिछले वाले से भी अधिक चमकदार है। सर, ये पन्ना 7 कैरेट का है। दुनिया में ऐसे बहुत कम ही होते हैं। इसकी कीमत 10 लाख है। कारीगरी हो या डिज़ाइन, ये बेहतरीन है। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा से पूछा, पत्नी, मुझे लगता है कि यह बुरा नहीं है, क्या आपको लगता है कि यह सास के लिए उपयुक्त है? इशिता मल्होत्रा को वास्तव में लगा कि कीमत थोड़ी ज्यादा है। वह मूल रूप से अपने माता पिता के लिए उपहार के रूप में कुछ सामान्य चीजें लाना चाहती थी, जैसे कि अपने पिता के लिए तंबाकू और शराब की खुराक और अपनी मां के लिए सौंदर्य प्रसाधन और त्वचा देखभाल उत्पाद। उपहार ठीक रहेगा। यदि मेरी मां का उपहार 10 लाख युआन से अधिक मूल्य का हार है तो मेरे पिता के ईर्ष्यालु स्वभाव को देखते हुए यह उसी स्तर का होना चाहिए, जिसका अर्थ है बहुत सारा पैसा। राघव मल्होत्रा के पास निश्चित रूप से इतने पैसे नहीं थे, लेकिन इस बारे में सोचते हुए चूंकि उसके पति के पास ऐसा दिल है, इसलिए उसे उसका समर्थन करना चाहिए। इसलिए उसके कार्ड स्वाइप करने का इंतजार करें। वैसे भी उसका पैसा राघव मल्होत्रा का है और राघव मल्होत्रा का पैसा अभी भी राघव मल्होत्रा का ही है। उसने भी वही पैसे दिए जो राघव मल्होत्रा ने दिए थे। मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छा है, मेरी माँ को यह जरूर पसंद आएगा। इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। ठीक है, चूंकि मेरी पत्नी ने ऐसा कहा है तो हमें इसकी आवश्यकता है। कृपया इसे मेरे लिए लपेट दीजिए। पहले इसे रख दीजिए और फिर मैं कंगन देखूंगा। शॉपिंग गाइड की आंखें चमक उठीं। ये स्टो का खजाना है और मैं इसे बेचकर ही कई सालों तक खा सकता हूँ। यह अतिथि बहुत घमंडी है। ये देखकर कि राघव मल्होत्रा ने तुरंत भुगतान नहीं किया, कियान चेंग के मन में और अधिक दृढ़ संकल्प पैदा हो गया। राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों को अपने सामने से गुजरते देख वह विजयी भाव से बोला, अरे कुछ लोग सच में दिखावा कर रहे हैं। खबरदार, अगर बाद में भागने की कोशिश की तो दुकान वाले खींचकर पीटेंगे। राघव मल्होत्रा ने अपने अस्तित्व को पूरी तरह से नजरअंदाज कर दिया। वहां जेड शोकेस की ओर चले गए और इशिता मल्होत्रा के साथ मिलकर 10,000 युआन से अधिक मूल्य के शाही उपपत्नी कंगन की एक जोड़ी उठा ली। लेकिन राघव मल्होत्रा का हाथ उससे एक कदम तेज था। अपने मोबाइल फोन से भुगतान करें। उसने अपना भुगतान कोड दिखा दिया है। शॉपिंग गाइड महिला दंग रह गई। इतनी बड़ी रकम का भुगतान सीधे मोबाइल फोन से किया जा सकता है? यह मेरे फोन में बहुत ज्यादा पैसा है। वह अपने दिल की धड़कनों को रोक नहीं सकी। मोटे आदमी ने अभी जो कहा उसे सोचकर वह थोड़ी चिंतित हुई, लेकिन राघव मल्होत्रा के परिवार को देखकर उसे ऐसा मजाक अच्छा नहीं लगा। उसने जल्दी से राघव मल्होत्रा के मोबाइल फोन पर स्वाइप किया और कंप्यूटर के ऑडियो से तुरंत आवाज आई, स्कैन सफल है और अलिपे को 2.6 मिलियन युआन प्राप्त हुए हैं। कियान चेंग एक ही झटके से स्टूल से नीचे गिर गया। एक जोरदार धमाका हुआ। सौभाग्य से शॉपिंग मॉल की सजावट की गुणवत्ता मानक से अधिक थी, लेकिन उसके नीचे का स्टूल इतना भाग्यशाली नहीं था। वह उसके शरीर से टकराकर जमीन पर गिर गया और टुकड़े टुकड़े हो गया। शॉपिंग गाइड ने तुरंत वहां मौजूद बॉडीगार्ड को इशारा किया और काले कपड़े पहने 2 आदमी वहां आए और उन्होंने तुरंत कियान चेंग को रोक लिया। सर, ये स्टूल स्टोव में डिजाइनर स्टाइल का है। इसकी कीमत 2,200 है। कृपया जाने से पहले भुगतान कर दें। कियान चेंग ये सब सुन नहीं पाया। उसने चौंक कर राघव मल्होत्रा की तरफ देखा, अपना सिर हिलाया और कहा, असंभव राघव मल्होत्रा, तुम्हारे पास इतना पैसा कैसे हो सकता है? यह नकली होगा। शॉपिंग गाइड ने कहा, पागल हो क्या? हमने तो बैकस्टेज ऑर्डर कर दिया है। आप राघव मल्होत्रा, आप कौन हैं? राघव मल्होत्रा ने अपना सामान उठाया और अपनी पत्नी को बाहर ले गया। जब वह कियान चेंग के पास से गुजरा तो उसने व्यंग्य किया, मैं दादा हूं, तुम मुझे अपमानित नहीं कर सकते। याद रखना, मेरे सामने दोबारा मत आना। पोता। कियान चेंग का चेहरा पीला पड़ गया था और वह भागकर बाहर निकलना चाहता था, लेकिन उसके चारों ओर खड़े 2 अंगरक्षक उसे कसकर पकड़े हुए थे। शॉपिंग गाइड का रवैया अभी अभी राघव मल्होत्रा के रवैये से तुलना करने पर पता चला। वह रसीद कोड लेकर आए। सर, 2,200, कृपया कीमत के अनुसार मुआवजा दें, अन्यथा हम पुलिस को बुला लेंगे। कष्टप्रद पूंछ के बिना राघव मल्होत्रा का मूड तुरंत काफी हल्का हो गया। किनारे खड़ी इशिता मल्होत्रा थोड़ी स्तब्ध थी।
दूर जाकर उसने सिर उठाया और पूछा, पतिदेव, आपके पास इतना पैसा कैसे है? अच्छा, कैसे? क्या तुम उसके पति की दौलत से हैरान हो? राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। इशिता मल्होत्रा ने उसे देखकर खुश होते हुए अपना सिर नीचे किया। मुझे थोड़ी हैरानी हुई। तुमने अभी अभी ग्रेजुएशन किया है और तुमने इतना महंगा घर और कार खरीदी है और मेरे परिवार के लिए महंगे तोहफे भी खरीदे हैं। मैं थोड़ी शर्मिंदा हूँ। वह हमेशा बाहर पैसे देने वाली रही है, यहाँ तक कि मीरा गुप्ता के साथ बाहर जाने पर भी। सुश्री गु बहुत पैसा खर्च करती हैं और हर जगह यात्रा करना पसंद करती हैं। जब वह स्कूल में थी तो ट्यूशन पर्याप्त नहीं था और अब पांडुलिपि शुल्क उनके लिए पर्याप्त नहीं है, इसलिए हर बार जब वे एक साथ बाहर जाते थे तो सुश्री गु हमेशा चुलबुली होती थीं और दया की भीख मांगती थीं। दरअसल इशिता मल्होत्रा ने पहले सोचा था कि वह राघव मल्होत्रा के साथ है और उसे भौतिक जीवन के मामले में राघव मल्होत्रा से कोई अपेक्षा नहीं है। राघव मल्होत्रा ने अभी अभी ग्रेजुएशन किया था, उसका करियर अभी अभी शुरू हुआ था और उसके हाथ में पैसे नहीं होंगे, लेकिन उसके पास सब कुछ था और कुछ भी नहीं। उनकी कोई कमी नहीं है। जब तक राघव मल्होत्रा उसके और बच्चों के साथ अच्छा व्यवहार करता है, वह उसका पूरा साथ दे सकती है। लेकिन मुझे उम्मीद नहीं थी कि चीजें मेरी सोच से बिल्कुल अलग होंगी। राघव मल्होत्रा बिल्कुल भी नरम चावल खाने वाला आदमी नहीं है। वह बहुत शक्तिशाली है। हालांकि उसने अभी अभी स्नातक किया है, लेकिन ऐसा लगता है कि उसके पास बिल्कुल भी पैसा नहीं है। अपनी प्रतिभा और क्षमता के साथ वह निश्चित रूप से भविष्य में बहुत पैसा कमाएगा। यदि एक मेचा बनाया जाता है तो उसका मूल्य खुद को पार कर सकता है। पहली बार इशिता मल्होत्रा को लगा कि वह किसी पुरुष पर निर्भर है, जिससे उसे बहुत नया और अद्भुत महसूस हुआ। राघव मल्होत्रा ने उसके सिर पर धीरे से हाथ फेरा और मुस्कुराते हुए कहा, तुम क्या कह रही हो? क्या हम दोनों के बीच कोई शर्मिंदगी है? मैं पहली बार अपने ससुर और सास से मिलने जा रही हूँ। बेशक मुझे कोई अच्छा खासा तोहफा खरीदना ही होगा। अब तुम्हारे ससुर और सास ने तुम्हें इतनी अच्छी तरह से पाला है तो एक ऐसा तोहफा। मैं भविष्य में उनके लिए और भी बेहतर चीजें खरीदूंगा, साथ ही आप और बच्चे भी। बस मेरा अनुसरण करें और खुशियों का आनंद लें। अध्याय 99 अपने ससुर और सास से मिलने जा रहा हूँ। अध्याय 99 अपने ससुर और सास से मिलने जा रहा हूँ। राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों ने खरीदारी जारी रखी और कुछ त्वचा देखभाल उत्पाद और सौंदर्य प्रसाधन खरीदे, जिनका उपयोग शालिनी शर्मा आमतौर पर करती हैं। साथ ही उन्होंने कॉर्डिसेप्स साइनेंसिस जैसे पोषण संबंधी पूरक भी खरीदे। अब बूढ़े के लिए तोहफे ही बचे हैं। बीवी, बूढ़े को क्या पसंद है, आप सोच सकते हैं। राघव मल्होत्रा को लगा कि उस बूढ़े आदमी को पाने के लिए उसे अभी भी वह करना होगा जो वह करना चाहता था। हालांकि एक पुरुष को उपहार देना वास्तव में एक महिला को देने जितना अच्छा नहीं है और इसमें इतने अधिक विकल्प भी नहीं हैं। मेरे पिताजी के पास सब कुछ होना चाहिए और वह कपड़े और जूते का पीछा नहीं करते हैं। वह आमतौर पर कुछ चाय पीते हैं, लेकिन वह ऐसे व्यक्ति नहीं है जो हर दिन चाय पीना पसंद करते हैं। वह लोगों को बनाने के लिए हर दिन एक चाय का सेट रखता है। उसे शतरंज खेलना पसंद है, लेकिन घर पर शतरंज पहले से ही एक है। यह एक अनुकूलित मास्टर वर्क है। यह अनुमान है कि यह एक छत का काम है जिसे पार करना मुश्किल है। इशिता मल्होत्रा ने कहा। राघव मल्होत्रा को सिर दर्द है। ऐसा लगता है कि अमीर बूढ़े आदमी का पक्ष जीतना आसान नहीं है, क्योंकि आदमी गुणवत्ता का पीछा करता है और बूढ़े आदमी को जो पसंद है वह सबसे अच्छा होना चाहिए। तो चलो पहले कुछ अच्छी चाय खरीदते हैं और फिर एक अच्छा चाय सेट खरीदते हैं। मैं बाकी चीजों के बारे में सोचूंगा। राघव मल्होत्रा ने समय देखा। 5 बज चुके थे और 6 या 7 बजे का समय डिनर के लिए पर्याप्त नहीं था, इसलिए वे इसे बर्बाद नहीं कर सकते थे। बहुत ज्यादा समय था। चाय की पत्तियां तोड़ते समय राघव मल्होत्रा को अचानक कुछ ख्याल आया। डैडयान चाओफान समूह के अंतिम अध्यक्ष थे, इसलिए उन्हें चाओफान समूह की परियोजनाओं की भी परवाह करनी चाहिए। बीवी, क्या ससुर को मेचा पसंद है? राघव मल्होत्रा ने पूछा। इशिता मल्होत्रा ने बिना किसी हिचकिचाहट के सिर हिलाया। बेशक, चाओफान समूह के मेचा अनुसंधान विभाग को मूल रूप से मेरे पिता ने प्रस्तावित किया था, लेकिन जब वे पद पर थे तो इसकी स्थापना के लिए कोई शर्तें नहीं थीं। बाद में जब मैंने समूह की कंपनी को स्वीकार कर लिया तो उन्होंने मुझे इसे एजेंडे में रखने के लिए भी कहा। तो फिर मुझे पता है कि मुझे अपने ससुर को क्या उपहार देना है। मैं वादा करता हूं कि मेरे ससुर को ये पसंद आएगा। क्या? इशिता मल्होत्रा ने अभी तक इसके बारे में नहीं सोचा था। राघव मल्होत्रा ने अपनी आवाज धीमी की और उसके कान में फुसफुसाया। इशिता मल्होत्रा ने जब ये सुना तो उनकी आंखें चौड़ी हो गईं। सच में? राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, मैंने पहले ऐसा नहीं कहा क्योंकि मुझे उम्मीद नहीं थी कि मेरे ससुर को मेचा पसंद आएगा। अब मुझे पता है तो मुझे लगता है कि मेरे ससुर को यह उपहार जरूर पसंद आएगा।
ये बहुत सार्थक है टिल्डर, इशिता मल्होत्रा ने उत्साहित होकर कहा। ठीक है पतिदेव, अगर ये तोहफा है तो मेरे पापा को यह जरूर बहुत पसंद आएगा। के उपहार तैयार है, चलो माता पिता को देखने चलते हैं टिल्डर। राघव मल्होत्रा ने बाहर जाते हुए ओल्ड रूपी पुकारा। कार में आकर राघव मल्होत्रा ने सबसे पहले अपने माता पिता को फोन किया और बताया कि वह आज रात को डिनर के लिए अपने ससुर के घर जा रहा है। फोन सू के पिता के लिए इंतजार कर रहा था क्योंकि सू की माँ खाना बना रही थी। ये सुनकर कि उसका बेटा अपने ससुर और सास से मिलने जा रहा है, कविता मल्होत्रा ने जल्दी से अपने हाथ पोंछे और बाहर चली गईं। राघव मल्होत्रा के फोन रखने के बाद इशिता मल्होत्रा ने भी अपनी मां को मैसेज भेजा कि वह डिनर के लिए घर जा रही हैं। सुपरिवार विला में कविता मल्होत्रा उत्साह से घर में घूम रही थीं। पापा सू खुद को रोक नहीं पाए और बोले, पत्नी मत जाओ, मुझे चक्कर आ रहा है। मां सू रुकी और उत्साहित होकर बोली, बूढ़ी सू, मेरा बेटा अपने ससुराल जा रहा है, मैं इतनी घबराई हुई क्यों हूँ? तुमने ये भी कहा कि तुम्हारा बेटा वहां गया था और तुम नहीं गई थी, तुम घबरा क्यों रही हो? पिताजी सू ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं अपने बेटे के लिए परेशान हूँ। ये पहली बार है जब मेरा बेटा अपने ससुराल वालों से मिलने गया है। मुझे नहीं पता कि उन्हें हमारा बेटा पसंद आएगा या नहीं, टिल्डमा सू ने कहा। पिताजी सू ने बात करना बंद कर दिया और उनके दिल में थोड़ा घबराहट भी हुई, लेकिन अपनी पत्नी को दिलासा देने के लिए उसने फिर भी अपना मुंह खोला और कहा, कोई बात नहीं, हमारे बेटे के पास अब अच्छी नौकरी है, उसने एक घर और एक कार भी खरीद ली है और तैयारी का काम भी हो सकता है। मुझे लगता है कि कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। यद्यपि ऐसा कहा जाता है कि, लेकिन आखिर बेटा और बहू 3 साल से चूक गए हैं। अनन्या और आरव दोनों 3 साल के हैं। पिछले 3 सालों में बहू ने बच्चे को अकेले ही संभाला है। मुझे डर है कि उसके माता पिता इस मामले में कोई राय नहीं बनाएंगे, कविता मल्होत्रा ने मुंह सिकोड़ते हुए कहा। जब डैड सू ने देखा कि वह फिर से घबरा कर इधर उधर जा रही है तो उन्होंने जल्दी से उसे पकड़ लिया और कहा, घबराओ मत, घबराना बेकार है, हमें अपने बेटे की क्षमता पर विश्वास करना होगा। बेटे, बहू और 2 बच्चों को देखो, क्या आप सभी का साथ अच्छा है? ससुराल वाले निश्चित रूप से चाहते हैं कि बच्चे खुशी से रहें। हम सभी माता पिता हैं और मूल इरादा केवल यही है। मुझे विश्वास है कि ससुराल वाले बेटे को स्वीकार करेंगे। कविता मल्होत्रा ने सिर हिलाया, लंबी सांस ली और कहा, मुझे आशा है कि ऐसा ही होगा। बूढ़े सू, चलो हम भी बेकार नहीं बैठे, तुम दिनों को अच्छे से देखो, चलो शादी का सारांश देते हैं। हमने अपनी बहू और पोते पोतियों को देखा है, हमारे बेटे का परिवार अब बहुत अच्छा है, हमें अपने ससुराल वालों के साथ बुरा व्यवहार नहीं करना चाहिए। यह जरूरी है, जब मेरा बेटा वापस आएगा तो मैं उससे इस मामले पर चर्चा करूंगा। डैड सू ने कहा। सड़क पर राघव मल्होत्रा कार चलाकर सीधे बैठ गए। इशिता मल्होत्रा ने सिर नीचे करके अपनी मां को संदेश भेजा। उसे समझ नहीं आ रहा था कि क्या कहे, वह अपनी हंसी रोक नहीं पा रही थी। राघव मल्होत्रा ने तुरंत पूछा, पत्नी जी, क्या आपने अपनी सास से बात की है? खैर, मैंने कहा, मेरी माँ बहुत खुश हैं, उन्होंने कहा कि डिनर तुरंत तैयार हो जाएगा, इसलिए चिंता मत करो, इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और उनके बगल में बैठी इशिता मल्होत्रा ने अपना मोबाइल फोन उठाया और बोली, पतिदेव, चलो अपने परिवार की एक फोटो लेते हैं, मुझे लगता है कि आज का दिन काफी यादगार है। ठीक है, राघव मल्होत्रा ने फोन पर मुस्कुराते हुए कहा। पीछे बैठे अनन्या और आरव ने भी अपने छोटे छोटे सिर एक साथ उठाए। एक पारिवारिक फोटो लेते हुए इशिता मल्होत्रा ने अपना सिर नीचे झुकाया और हर विवरण को ध्यान से जूम इन किया। जब उसने राघव मल्होत्रा की मुस्कान देखी तो वह मुस्कुराए बिना नहीं रह सकी। पतिदेव, आपकी मुस्कान इतनी रूखी क्यों है? क्या आप घबराए हुए हैं? राघव मल्होत्रा ने उसकी ओर देखा और असहाय भाव से मुस्कुराया। तुम घबरा रही हो पत्नी, ये पहली बार है जब मैं अपने माता पिता से मिल रही हूँ। इशिता मल्होत्रा ने अपने होठों को सिकुड़ते हुए कहा, दरअसल मैं भी थोड़ी नर्वस हूँ, लेकिन ठीक है, चाहे कैसी भी स्थिति हो, हम मिलकर उसका सामना करेंगे। और मेरी माँ की प्रतिक्रिया अभी काफी अच्छी थी, मुझे लगता है कि वह बहुत खुश लग रही हैं। सच में? तब मैं ज्यादा सहज हो जाऊंगा, मैं बाद में अच्छा प्रदर्शन करूंगा और अपने ससुर और सास को तुम्हें मुझे सौंपने में सहज महसूस करवाने की कोशिश करूंगा। राघव मल्होत्रा ने दृढ़ता से कहा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। पतिदेव, आप यह अवश्य कर सकते हैं। अनन्या और आरव भी पीछे से पापा का उत्साहवर्धन कर रहे थे। बाबा, आप बहुत बोरिंग हो, दादा दादी आपको जरूर पसंद करेंगे। अनन्या भी आपको पसंद करती है। आरव ने भी हौसला बढ़ाते हुए कहा, पापा, आप हमारे प्रति बहुत दयालु हैं। जब आप अपने दादा दादी के घर पहुंचेंगे तो हम उन्हें बताएंगे कि अगर आप हमें पसंद करते हैं
तो वे भी आपको ज़रूर पसंद करेंगे। टिल्डा गिगल सही कहते हैं बाबा, हम सब आपके साथ खड़े हैं। टिल्डा अगर दादा दादी को आप पसंद नहीं है तो हम उन्हें बताते रहेंगे। बाबा बहुत अच्छे हैं। टिल्डा अपनी पत्नी और 2 बच्चों के सहयोग से राघव मल्होत्रा आखिरकार हंस पड़े। उनके साथ तो डरने की क्या बात है। अध्याय 100 हैरान पड़ोसी। बिंगक्सू तुम शादीशुदा हो। अध्याय 00 हैरान पड़ोसी। बिंगक्सू तुम शादीशुदा हो। राघव मल्होत्रा ने इशिता मल्होत्रा के वास्तविक पते के अनुसार गाड़ी चलाई। हालांकि यहां आने से पहले उसने सोचा था कि वह अपने ससुर और सास के वित्तीय संसाधनों के साथ सबसे अच्छी जगह पर रहेगा, लेकिन जब कार टैंगोंग विला में पहुंची तो वह अभी भी सदमे में था। ये जोंगहाई में एक प्रसिद्ध हवेली है। ये 40,000 वर्ग मीटर से अधिक क्षेत्र में फैली हुई है। कुल मिलाकर केवल 18 इमारतें हैं। पूरी इमारत यूरोपीय क्लासिक इमारतों पर आधारित है। इसमें प्रत्येक इमारत को अलग से निकाला जाता है और यह एक शीर्ष स्तरीय हवेली है। जो लोग यहाँ रह सकते हैं वे मूल रूप से लॉन्ग किंगडम के हैं। जब इसे बनाया गया था तब इसकी कीमत 100 मिलियन युआन से अधिक थी। इसका बाजार मूल्य लगभग 400 मिलियन से 500 मिलियन है और इसका कोई बाजार मूल्य नहीं है। जब कार समुदाय के गेट पर पहुंची तो राघव मल्होत्रा को फिर से घबराहट होने लगी। इशिता मल्होत्रा भी घबराई हुई थी, इसलिए उन्होंने कहा, पतिदेव चलो कार को जिजियाओ होटल में पार्क करते हैं और फिर वहां चलकर 10 मिनट की दूरी पर समुदाय के दृश्यों को देखते हैं। ये तनाव कम करने का समय है। राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया और कार पार्किंग की ओर ले गए। तभी परिवार के लोग उपहार लेकर नीचे आए। अनन्या और आरव यहाँ की सड़क से परिचित हैं और चलते चलते खेलते हैं। बच्चों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं है कि उनके माता पिता इस समय क्या महसूस कर रहे हैं। राघव मल्होत्रा ने सारे उपहार ले लिए। इशिता मल्होत्रा खाली हाथ उसके बगल से चली गई। परिचित माहौल को देखते हुए उसने अपने होंठ थोड़े से सिकोड़े। एक कार धीरे धीरे गुजरी। आगे एक छोटे बच्चे के कारण उसकी गति धीमी हो गई थी। जब कार राघव मल्होत्रा और अन्य लोगों के पास पहुंची तो अचानक खिड़की नीचे हो गई। बिंगक्सू ये सच में तुम हो? टिल्डा मैंने अभी अनन्या और आरव को देखा और मुझे लगा कि तुम ही हो जो बच्चों को वापस लेकर आई हो। टिल्डा आंटीजू क्या आप अभी अभी लौटी हैं? इशिता मल्होत्रा ने दूसरे पक्ष का अभिवादन किया। अच्छा, मैं अभी अपने पोते बिंगक्सू को लेने गई थी। ये कौन है? आंटी जू की नज़र राघव मल्होत्रा के शरीर पर पड़ी। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक थी और उन्होंने मुस्कुराते हुए इशिता मल्होत्रा से पूछा। इशिता मल्होत्रा थोड़ी शर्माए और परिचय कराया। आंटी जू यह मेरे पति राघव मल्होत्रा हैं। पति जी यह मेरे माता पिता की पड़ोसी हैं आंटी जू जो कि बगल में रहती हैं। नमस्ते आंटी जू। राघव मल्होत्रा ने विनम्रता से अभिवादन किया। आंटी जू के चेहरे पर मौसी वाली मुस्कान थी और आंखों में आश्चर्य की झलक थी। वह तुरंत मुस्कुराए और सिर हिलाया। हेलो हेलो टिल्डा, मिस्टर मल्होत्रा वास्तव में एक प्रतिभा हैं। बर्फ और हिम में हमारे साथ खड़े हैं, एक सुनहरे लड़के और लड़की की तरह। टिल्डा क्या तुम अपने माता पिता के पास जा रही हो? आंटी जू को लगा कि इस तरह बात करना असुविधाजनक है, इसलिए उन्होंने ड्राइवर से पहले घर जाने को कहा और अपने पोते को राघव मल्होत्रा, इशिता मल्होत्रा और बाकी लोगों के साथ कार से बाहर निकाला। जू परिवार का छोटा पोता अनन्या आरव को ढूंढने के लिए दौड़ा और तीनों बच्चे आगे आगे दौड़े। आंटी जू ने अपने पोते की ओर देखा और जब उन्होंने उन तीनों को एक साथ खेलते हुए देखा तो उन्हें राहत महसूस हुई और उन्होंने फिर से इशिता मल्होत्रा और राघव मल्होत्रा की ओर देखा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। ठीक है, चलो रात के खाने के लिए घर चलते हैं। चाची जू ने तेज नजरों से राघव मल्होत्रा के हाथ में उपहार देखा और मुस्कुराते हुए पूछा, बिंगक्सू क्या ये पहली बार है कि तुम्हारी छोटी सू यहाँ आए है? जू परिवार कई सालों से यान परिवार के बगल में रहता था और वे सभी कहते थे कि दूर के रिश्तेदार करीबी पड़ोसियों की तरह अच्छे नहीं होते हैं, इसलिए दोनों परिवारों के बीच संबंध बहुत करीबी हैं। जब यान परिवार ने एक दामाद जोड़ा तो उनके लिए पड़ोसियों से अनभिज्ञ रहना असंभव है, इसलिए यह उनका पहला समय होना चाहिए। टिल्डा हाँ, ये पहली बार है जब मेरे पति मिलने आए हैं, इशिता मल्होत्रा ने कहा। चाची जू ने उसकी बांह पकड़ ली, अपनी आवाज़ कम कर दी और कहा, अच्छा लड़का, घबराओ मत टिल्डा, तुम्हारा पति बहुत सुंदर है। मुझे लगता है कि जब तुम्हारे माता पिता इसे देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। टिल्डा हा। आंटी की बात सुनकर इशिता मल्होत्रा अपनी हंसी नहीं रोक पाए। राघव मल्होत्रा की हैंडसम प्रोफाइल देखकर उसके दिल में बहुत मिठास सी आ गई। बिंगक्सू, आप पहले से ही जियो सुश्री कहते हैं, आप हैं? क्या आपको प्रमाण पत्र मिला है? चाची जू ने गपशप से पूछा। इशिता मल्होत्रा ने सिर हिलाया। आंटी जू ने खुशी से अपनी जांघ थपथपाई। बिंगक्सू, तुम में वाकई बचपन से ही हिम्मत है। आंटी जोशी तुम्हें बहुत पसंद करती हैं। टिल्डा हा। तो तुम भोज कब देने वाली हो? हमारा समुदाय लंबे समय से जीवंत नहीं रहा है, तुम्हारे परिवार द्वारा भोज आयोजित करने की प्रतीक्षा कर रहा है।
हम आखिरकार एक ड्रिंक ले सकते हैं? टिल्डा तुम आधे साल से वापस नहीं आए हो और तुम्हारे चाचा जू अभी भी तुम्हारे बारे में बात कर रहे हैं। जब तुम अपने पिता से बात करती हो तो वह अक्सर तुम्हारे बारे में बात करते हैं। अब जब तुम्हारी शादी हो रही है तो अनुमान है कि जब मैं घर जाऊंगा तो तुम्हारे चाचा भी खुश होंगे। ये समय है टिल्डा हमें शादी का निमंत्रण भेजना याद रखना। टिल्डा तुम्हारे चाचा और मैं तुम्हें एक बड़ा लाल लिफाफा देंगे। टिल्डा निश्चित रूप से आंटी जू, लेकिन शादी के बारे में हम। इशिता मल्होत्रा ने शर्म से राघव मल्होत्रा को देखा। राघव मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा, आंटी जू, मैं पहली बार अपने ससुर और सास से मिलने आया हूँ। शादी की तारीख अभी तय नहीं हुई है। मैं तय करने से पहले अपने ससुर और सास से बात करने का इंतजार करना चाहता हूँ। जब तारीख तय हो जाएगी तो हम आपके घर शादी का निमंत्रण भेज देंगे। अरे ठीक है टिल्डा, देखो ये बच्चा कितना बोल सकता है। बिंगक्सू, तुम्हारी दृष्टि वास्तव में अच्छी है। टिल्डा, तुम्हारे माता पिता जानते हैं कि तुम आ जा रहे हो, है ना? खैर, मैंने अभी उन्हें संदेश भेजा है। तो फिर मुझे लगता है कि आपके माता पिता इस समय व्यस्त होंगे। वैसे आपके पति क्या करते हैं? वह मेचा रिसर्च कर रहा है। वह ट्रांसेंडेंट रिसर्च डिपार्टमेंट में मेरी मदद करता है और वह राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में भी काम करता है। इशिता मल्होत्रा नहीं चाहती थी कि लोग ये गलत समझें कि राघव मल्होत्रा सॉफ्ट ईटर है, इसलिए उसने राघव मल्होत्रा की 2 कॉपी ले लीं। काम ही सब कुछ बयां कर देता है। जब आंटी जू ने ये सुना तो उनकी पुतलियां तुरंत चौड़ी हो गईं और वे चौंक कर बोलीं, आपके पति बहुत युवा दिखते हैं, लेकिन वे वास्तव में मेचा अनुसंधान में लगे हुए हैं। वे अभी भी राजस्थान तकनीकी विश्वविद्यालय में काम कर रहे हैं, जो अविश्वसनीय है। वाह बिंगक्सू, आपकी दृष्टि बहुत अच्छी है, आप इसे चुन रहे हैं। मुझे मेचा समझ में नहीं आता है, लेकिन आपके अंकल जू और मेरा बेटा अक्सर इसके बारे में बात करते हैं, कहते हैं कि यह चीज़ दुनिया को बदल सकती है। मुझे इसकी उम्मीद नहीं थी। श्री मल्होत्रा वास्तव में इस क्षेत्र में एक प्रतिभा हैं। बिंगक्सू, तुम्हारे माता पिता मिस्टर मल्होत्रा के काम को जानते हैं और वे शायद तुम्हें बड़े विश्वास के साथ उनके हवाले कर देंगे। टिल्डा, धन्यवाद आंटी जू। टिल्डा, इशिता मल्होत्रा ने मुस्कुराते हुए कहा। चलते समय उसने कहा कि आंटी जू का घर पहले आ गया है, इसलिए उसने अपने पोते को वापस बुलाया। बिंगक्सू, मैं घर पर हूँ। आज तुम और तुम्हारे पति पहली बार यहाँ आए हो, इसलिए मैं तुम्हें परेशान नहीं करूँगी। अगली बार जरूर आऊँगी। तुम्हें आंटी को पहले ही बता देना होगा। आंटी तुम्हारे लिए कुछ स्वादिष्ट पकाएंगी। टिल्डा, ठीक है आंटी जू, अंदर आइए। टिल्डा आंटी जू को घर में प्रवेश करते देख राघव मल्होत्रा और इशिता मल्होत्रा आगे बढ़ते रहे। आंटी जू से इस तरह बात करने के बाद इशिता मल्होत्रा को काफी राहत महसूस हुई। उन्होंने राघव मल्होत्रा की बांह पकड़ ली और कहा, पति, घबराओ मत। आंटी जू सही कह रही हैं। पति, आप बहुत अच्छे और काबिल हैं। आपके माता पिता आपको जरूर पसंद करेंगे। टिल्डा, राघव मल्होत्रा ने सिर हिलाया, हथेलियां कस लीं और कहा, चिंता मत करो मेरी पत्नी, मैं कड़ी मेहनत करूंगा। टिल्डा, खैर, मेरे माता पिता का घर यहाँ है, यह इमारत है। टिल्डा, इशिता मल्होत्रा ने उनके सामने स्थित आलीशान टस्कन विला की ओर इशारा किया। अध्याय 101 दामाद आ रहा है। प्यारे ससुर। अध्याय 101 दामाद आ रहा है। प्यारे ससुरयान परिवार। 40 मिनट पहले जैसे ही शालिनी शर्मा ने अपनी बेटी का मैसेज देखा, उन्होंने तुरंत घर पर निर्देश दिए। आज का भोजन रसोइये से तैयार करवाओ, कौन कौन से व्यंजन बनाने हैं, तथा नानी से जल्दी से घर की सफाई करवाओ और सब कुछ व्यवस्थित कर दो। अजय शर्मा को अभी भी समझ नहीं आया कि क्या हो रहा है, इसलिए उसने भौहें सिकुड़ते हुए पूछा, पत्नी, तुम्हें क्या हो गया है? शालिनी शर्मा ने उसे घूर कर देखा, गुस्सा नहीं था, और मुस्कुराते हुए कहा, बदबूदार बूढ़े आदमी, मुझे आपकी परवाह नहीं है क्योंकि मैं आज अच्छे मूड में हूँ। मैं आपको खुशखबरी बताती हूँ, मेरी बेटी अपने दामाद को रात के खाने के लिए घर लाने वाली है। क्या? अजय शर्मा तुरंत उत्साह से हंस पड़े, उनका मुंह लगभग उनके कानों के पीछे तक मुस्कुराने लगा। क्या तुम सच में ऐसा कह रहे हो? तुम्हारी बेटी ने तुम्हें क्या बताया? उसे यकीन ही नहीं हुआ कि इतनी अच्छी बात सच में हुई। मैं दोपहर में अपने दामाद से बात करना बंद नहीं कर पाए और मुझे उम्मीद थी कि मेरी बेटी अपने दामाद को जल्द ही वापस ले आएगी। अंत में मेरी बेटी वास्तव में शाम को अपने दामाद को वापस लाना चाहती थी। ये बहुत सुंदर है, बिल्कुल सच है। मैं तुम्हें वह संदेश दिखाऊंगी जो मेरी बेटी ने मुझे व्यक्तिगत रूप से भेजा है। शालिनी शर्मा ने उसे फोन थमा दिया। अजय शर्मा ने एक एक शब्द कई बार पढ़ा, उसके बाद उन्हें यकीन हुआ कि यह सब सच है। उसने अपना फोन नीचे रखा और सिर उठाया। माँ लियू, घर साफ कर लो, आज रात घर पर महत्वपूर्ण मेहमान आ रहे हैं। अपनी बात समाप्त करने के बाद वह अकेले कमरे में वापस गया। विभिन्न विकल्पों में से चुनने के लिए क्लॉक रूम में गया, बदलने के लिए अच्छे और सभ्य कपड़े ढूंढे और लंबे समय तक दर्पण के सामने खड़ा रहा। ये काफी सभ्य होना चाहिए, है न?
हालांकि मैं राघव मल्होत्रा से दोपहर में ही मिली थी, लेकिन शाम को मैं उनसे अपने पुराने पति के रूप में मिली। मुझे बस तैयार होने की ज़रूरत है। दाढ़ी थोड़ी लंबी लग रही है। वह बाथरूम में गया, रेजर निकाला और दाढ़ी बनाने लगा। फिर वह बाहर आया, घर में इधर उधर घूमता रहा और हर बार जब वह पूरे शीशे के सामने से गुजरता तो ये सुनिश्चित करने के लिए उस पर नज़र डालता कि वह ठीक है। जब फ़ोन की घंटी बजी तो अजय शर्मा अचंभित रह गए और जब उन्होंने फ़ोन उठाया तो वे उसे रोक नहीं पाए। उन्होंने सोचा कि यह उनकी बेटी का फ़ोन होगा और वे बहुत घबरा गए, लेकिन फ़ोन देखने के बाद उन्हें पता चला कि यह उनके किसी पुराने मित्र का फ़ोन था। अजय शर्मा ने राहत की सांस ली और खुशी खुशी फ़ोन उठाया। बूढ़े गो, आप क्या कर रहे हैं? ठीक है, चलो तुमसे बात करते हैं। अजय शर्मा, खाना खा लिया क्या? हम रात को बंद पर चलेंगे, तुम चलोगे? मिस्टर गुप्ता ने उधर से पूछा। हम नहीं जा सकते, आज घर पर बहुत बड़ा कार्यक्रम है। हाँ हाँ। अजय शर्मा अपनी बात कहते हुए खुद को हंसने से नहीं रोक पाए। क्या बात है, तुम इतने खुश क्यों हो? मेरी बेटी मेरे दामाद को आज रात के खाने के लिए घर ले गई, वे अभी तक नहीं पहुंचे हैं। अजय शर्मा ने खुश होकर कहा। फोन के दूसरी तरफ से मिस्टर गुप्ता दंग रह गए, फिर अपनी आवाज ऊंची करके बोले, बिंगक्सू अपने पति को वापस लेने जा रही है। यह अच्छी बात है, कोई आश्चर्य नहीं कि आपकी आवाज इतनी उत्साहित है। हाँ, ये बच्ची अविश्वसनीय है। उसने शाम को ही कहा कि वह रात के खाने के लिए आना चाहती है और उसकी माँ और मैं चौंक गए। चलो अजय शर्मा, तुम मेरे सामने वर्सेस बनने का नाटक कर रहे हो। बस अपने दिल में मौज करो। अरे मेरी बेटी अभी विदेश में है और वापस आने से मना कर रही है। मैं कब तुम्हारे जैसे दामाद के साथ खाना खा पाऊंगा? मिस्टर गुप्ता ने खींचते हुए कहा। अजय शर्मा ने अपने दोस्त को दिलासा दिया, चिंता मत करो, बिंगक्सू मेरे दामाद को वापस ले आया है। अच्छी चीजें पास होनी चाहिए, फिर युक्सिन स्वाभाविक रूप से शादी के लिए वापस आ जाएगी। आप जल्द ही अपनी बेटी को देखेंगे। सही कहा। हाँ, अजय शर्मा, अपने दामाद को पहली बार देखकर आपको कैसा लग रहा है? क्या आप इतने उत्साहित हैं? अजय शर्मा ने गला साफ करते हुए कहा। खांसी, मैं इतना उत्साहित क्यों हूँ? वे दोनों बच्चे भी उत्साहित हैं, अगर उत्साहित होना चाहते हैं। आज मैं अपने बूढ़े पति हूँ, चाहे ये हो सके या ना हो, मुझे अभी भी बोलना है। दोनों पुराने दोस्त हैं और श्री गुप्ता स्वाभाविक रूप से जानते हैं कि अजय शर्मा एक ऐसे व्यक्ति हैं जो नर्म बोलने से इनकार करते हैं। वह बहुत उत्साहित लगता है, लेकिन वह इसे स्वीकार करने से इनकार करता है और वह जो कहता है उसमें अंतिम निर्णय उसका होता है और वह नहीं जानता। क्योंकि मैं जानता हूं कि दामाद ने उसे उत्साहित होकर किस नाम से पुकारा था। हाँ, आपके बुजुर्ग में बहुत ताकत है। लेकिन क्या आप पहले नहीं मिले? पिछली बार आपने फ़ोन करके कहा था कि आप अपने दामाद से मिले हैं और आज हम साथ में खाना खाने जा रहे हैं और यह चलने की बात होनी चाहिए, है न? मैंने अपनी पत्नी को ये कहते हुए सुना कि शालिनी शर्मा आपके दामाद से बहुत संतुष्ट हैं और मुझे लगता है कि आप भी बहुत संतुष्ट हैं। अजय शर्मा को उस दिन अपने पुराने दोस्त के साथ हुई शेखी बघारने की बात याद आ गई और अब वह सिर्फ इतना ही कह सकता है, हाँ, मैंने उसे आज दोपहर को देखा था। लेकिन यह अलग बात होगी। आज रात आधिकारिक बैठक है, मतलब अलग है। ये सच है, ये पहली बार है जब आपके दामाद मिलने आए हैं, इसलिए आपको और आपकी पत्नी को अच्छी तरह से तैयार होना होगा। आपने क्या पहना है? क्या आप मेरी मदद के लिए एक वीडियो बनाना चाहेंगे? फोन के दूसरी तरफ मौजूद बूढ़े गू ने मजाक में कहा, लेकिन अजय शर्मा ने इसे गंभीरता से लिया और गंभीरता से कहा, ठीक है, तो मैं फ़ोन रख देता हूं और आपके साथ एक वीडियो शुरू करता हूं। मैंने खुद ये ड्रेस चुनी है, मुझे लगता है कि यह बहुत अच्छी है, आप इसे देखने में मेरी मदद कर सकते हैं। बात करने के बाद उसने फ़ोन रख दिया। श्री गुप्ता एक पल के लिए स्तब्ध रह गए, फिर मुस्कुराते हुए अपना सिर हिलाया। इस बूढ़े ने कहा कि वह घबराया नहीं है, मुझे लगता है कि वह घर पर घबराया हुआ है। अगले ही पल वीडियो भेजा गया और श्री गुप्ता ने तुरंत उसे उठा लिया। जैसे ही उन्होंने कनेक्ट किया, उन्होंने एक बड़ा चेहरा देखा जो साफ सुथरा था और दाढ़ी भी ताज़ा कटी हुई थी, जिस पर एक सियान निशान था। कैसा है मिस्टर गुप्ता, क्या मेरे लिए इसे इस तरह देखना ठीक है? अजय शर्मा ने उत्सुकता से पूछा। मिस्टर गुप्ता ने मुस्कुराते हुए कहा, ठीक है, ये चेहरा काफ़ी सुंदर है, यहाँ तक कि मैं आपके कपड़े भी नहीं देख सकता। तभी अजय शर्मा को एहसास हुआ कि वे रियर कैमरा स्विच करना भूल गए हैं, इसलिए उन्होंने जल्दी से उसे बदल दिया और सामने फर्श से छत तक लगे शीशे से कहा, कपड़े तो देखो। ठीक है। मिस्टर गुप्ता हंसने से खुद को रोक नहीं पाए। क्या आप अभी भी घर पर शर्ट पहनते हैं? ये थोड़ा बड़ा चढ़ाकर कहा गया है न? अजय शर्मा ने अपना सिर हिलाया। यह कोई अतिशयोक्ति नहीं है, शर्ट थोड़ी ज्यादा औपचारिक है और मैं जो कैजुअल ट्राउजर पहनता हूँ वह औपचारिक भी लगता है और ज्यादा कठोर भी नहीं।
मुझे लगता है कि यह ठीक है, क्या आपको बुरा नहीं लगता? उनके गंभीर सवाल को देखकर गुप्ता जी भी गंभीर हो गए, ध्यान से देखा और कहा, अच्छा हुआ, यानी आपकी घड़ी बहुत महंगी लग रही है, नहीं तो आपको इसे उठा लेना चाहिए, आपकी घड़ी की कीमत 200 मिलियन युआन से भी ज्यादा है। क्या आपको अपने दामाद पर कस्टम हैंडमेड मॉडल के लिए दबाव डालने में डर नहीं लगता? अजय शर्मा ने कुछ देर सोचा, फिर सिर हिलाया और कहा, आप सही कह रहे हैं, तो इसे उतार दीजिए और मैं इसकी जगह एक साधारण सा लगा दूंगा। राघव मल्होत्रा की ताकत अजय शर्मा ने पहले भी देखी है, लेकिन आखिरकार वह एक युवा है जिसने अभी अभी स्नातक किया है। ये पहली बार है जब वह अपने ससुर के घर आया है। अकेले घर में शायद काफी चौंकाने वाला है। अजय शर्मा ने 2 मिलियन युआन में अपनी घड़ी बदल ली, पुनः शीशे के सामने खड़े हुए, उसे पुनः देखा और संतुष्टि से मुस्कुराए। अजय शर्मा, आपके दामाद? बूढ़ा गू पूछने ही वाला था कि अचानक नीचे से दरवाजे की घंटी बजी। अजय शर्मा ने तुरंत कहा, मैं आपको नहीं बताऊंगा, मेरी बेटी और दामाद वापस आ गए हैं, फोन रख दीजिए। अपनी बात समाप्त करने के बाद उसने सीधे फोन रख दिया और तेजी से नीचे की ओर भागा।